तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमें औद्योगिकरण के बारे में पढ़ना है। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें आज दुनिया में आप देखोगे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां लग गई हैं और उन कंपनियों में क्या है उत्पादन हो रहा है और जो बड़े बड़े व्यापारी थे वो उत्पादन के लिए उनको पैसा देते थे, पहले नगद पैसा देते थे, ठीक है, और उसके बाद वो उत्पादन होता था, फिर वही व्यापारी उस उत्पादन को खरीद लेते थे और खरीदने के बाद क्या है वो शहरों में जाकर बेचते थे उसको। इससे भी क्या है बच्चों औद्योगिकरण को क्या है थोड़ा सा बल मिला, फैक्ट्रियों को लगने में क्या है थोड़ा सा बल मिला। जैसे आज भारत में 145 करोड़ की आबादी हो गई है, तो सोचो भारत में कितने ज्यादा बेरोजगार लोग, बहुत बेरोजगारी है भारत में, ठीक है, भारत में बेरोजगारी। अब भारत में अगर कोई काम किसी को करवाना हो तो बहुत सस्ते दाम पर वो करवा सकता है। हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय पंकज सर में। बच्चों आज हम एक नए चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं और जो चैप्टर आज हम पढ़ेंगे ये पूरे वन शॉट में करेंगे। और जो चैप्टर आज हम पढ़ेंगे वो है हिस्ट्री का। बच्चों हिस्ट्री का जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है औद्योगिकरण का युग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर भी माना जाता है क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता। लेकिन जैसा कि मैं आप सभी को बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान भाषा में, कहानियों के माध्यम से इस चैप्टर को जैसे मैं लगातार पीछे समझाते आ रहा हूं, इस चैप्टर को भी वैसे ही मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो बच्चों बस लगातार आप मेरी क्लास में बने रहें, कंटिन्यू, ठीक है। तो ये क्लास जो चैप्टर है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत आसान भाषा में हम समझेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। आप सभी मुझे जानते हो, मेरा नाम सुनील कुमार है, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। अब बच्चों देखो जब हम आगे बात करेंगे तो हमें सबसे पहले ये समझना है मेरे लाल और मेरे लालियों कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो बच्चों देखो इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा अगर मैं समराइज करूं या हम कहें कि इसका एक संक्षिप्त एक थोड़ा सा सार आपको दूं कि इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमें औद्योगिकरण के बारे में पढ़ना है। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें आज दुनिया में आप देखोगे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां लग गई हैं और उन कंपनियों में क्या है उत्पादन हो रहा है, अलग अलग तरीके का उत्पादन हो रहा है, भिन्न भिन्न तरीके का उत्पादन हो रहा है, अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। अब ये जो उत्पादन हो रहा है मशीनों में, बड़ी बड़ी मशीनों में, इसकी शुरुआत कब से हुई और ये कहां से इसकी शुरुआत हुई है, एक तो इसके समझेंगे। इसकी शुरुआत बच्चों मानी जाती है ब्रिटेन से, तो हम इसके बारे में देखने जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये समझेंगे बच्चों कि धीरे धीरे ये पूरे विश्व में कैसे फैल गया और उसी क्रम में हम ये देखेंगे कि क्योंकि ब्रिटेन का उपनिवेश था भारत और भारत में भी हम देखेंगे कि भारत में ये औद्योगिकरण कैसे आया और इस औद्योगिकरण ने भारत को किस तरीके से प्रभावित किया, भारत के छोटे छोटे व्यापारियों को किस तरीके से प्रभावित किया, या दुनिया के अन्य देशों के जो छोटे छोटे सौदागर, बुनकर या जो व्यापारी थे उनको कैसे प्रभावित करता है ये औद्योगिकरण, इसके बारे में हमें समझना है। और इसके साथ ही हमें यह भी समझना है कि किस तरीके से जो हमारे भारत का जो परंपरागत उद्योग था वो कैसे पूरी तरीके से नस्ता नाबूद हो गया इसके सामने आते आते। और जब हम आजाद हुए बच्चों, और आजादी के समय देख लो हमारे पास ना कोई अपना उद्योग ही नहीं था, ठीक है, बहुत कम उद्योग थे। तो इस सब चीजों के बारे में बच्चों जो क्या है हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो इस चैप्टर का जैसे कि नाम है बच्चों, मेरे लाल और मेरे लालियों, नाम है औद्योगिकरण का युग। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि औद्योगिकरण क्या होता है, क्योंकि एक ही युग का मतलब क्या होता है, समय काल, ड्यूरेशन, एक लंबा समय, ठीक है। जैसे अभी अगर हम बात करें तो कल युग चल रहा है, कल युग, कल का एक अपना इसका युग है, ऐसे क्या है औद्योगिकरण का अपना एक युग था और अभी भी औद्योगिकरण क्या है चल रहा है, ठीक है। तो हम ये समझेंगे बच्चों की जो औद्योगिकरण का युग में मतलब औद्योगिकरण का क्या होता है। तो हमें बच्चों समझना होगा कि औद्योगिकरण की जब हम बात करते हैं, ठीक है, जब हम बात करते हैं मेरे बच्चों औद्योगिकरण का, तो औद्योगिकरण का मतलब होता है, देखो सबसे पहले एक चीज समझना है कि जब भी हम औद्योगिकरण की बात करते हैं तो बच्चों ये कोई घटना नहीं है, ये क्या है बच्चों एक प्रक्रिया है जो काफी लंबे समय से चली आ रही है और अभी भी क्या है औद्योगिकरण का दौर क्या है चल रहा है, अभी भी ऐसा नहीं कि औद्योगिकरण खत्म हो चुका है। तो ये क्या है बच्चों, ये सबसे पहले ये समझना है कि औद्योगिकरण क्या है, एक प्रक्रिया है, एक क्या है एक प्रोसेस है जिसमें क्या है काफी लंबा समय लगा है। तो बच्चों क्या है औद्योगिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है बच्चों, औद्योगिकरण के माध्यम से बच्चों क्या होता है कि एक कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था होती है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है बच्चों कि किसी भी देश में, जो भी देश अगर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है तो उसका मतलब है उसकी चाहे
परंपरागत उद्योग हो, चाहे उसका उत्पादन हो, चाहे मजदूरी हो, चाहे उसकी पूरी इकोनॉमी हो, वो सब कृषि पर आधारित होगी। इसका मतलब होता है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। जैसे कि जब तक औद्योगिकरण नहीं आया था उससे पहले कैसी अर्थव्यवस्थाएं थी, तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं थी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर उत्पादन कहां हो रहा है? खेतों में हो रहा है। खेतों से जो कच्चा माल मिल रहा है वो कैसा? घरेलू उद्योगों में हो रहा है। देश की ज्यादातर अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंड है? तो कृषि पर। इसीलिए कहा जाता है कि कृषि अर्थव्यवस्था। तो बच्चों जब हम औद्योगिकरण की बात करते हैं तो औद्योगिकरण क्या होता है? एक वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से वस्तु के विनिर्माण आधारित अर्थव्यवस्था में बदल जाती है। उसे क्या कहते हैं? हम औद्योगिकरण कहते हैं। ठीक है, समझोगे बच्चों इसको? देखो जैसे क्या कर रहा है, वह प्रक्रिया है। ये क्या है बच्चों? ये क्या है बच्चों? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित का मतलब क्या है? देश की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर डिपेंडेंट है, कृषि पर क्या है बच्चों? निर्भर है। यानी अगर हम बात करें देश की जनसंख्या का ज्यादातर भार कहां निर्भर है? कृषि पर। उद्योग है लेकिन बहुत परंपरागत उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग हैं, उनके लिए कच्चा माल भी क्या है? कृषि में। ज्यादातर लोग कहां लगे हैं? कृषि में। देश को ज्यादातर पैसा कहां से प्राप्त हो रहा है? रेवेन्यू, राजस्व कहां से प्राप्त हो रहा है? कृषि से। तो उसी को कहते हैं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। ठीक है, फिर कह रहा है से वस्तुओं के विनिर्माण आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो जाती। विनिर्माण आधारित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है बच्चों? तो इसका मतलब होता है कि अब देश की अर्थव्यवस्था का ज्यादातर जो आधार है, चाहे देश की आबादी का हो, चाहे देश के राजस्व का हो, उसकी ज्यादातर निर्भरता किस पर हो गई है? उद्योगों पर, विनिर्माण पर। उसी को क्या कहते हैं बच्चों? विनिर्माण आधारित अर्थव्यवस्था। तो बच्चों क्या हुआ? औद्योगिकरण क्या है? कि औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से वस्तु के विनिर्माण आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है या बदल जाती है। उसे क्या कहते हैं बच्चों? औद्योगिकरण कहते हैं। क्लियर है बच्चों? औद्योगिकरण के डिफिनेशन क्लियर है? बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लेना बच्चों। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक है, मैं हट जाया करूंगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। अब हम समझते हैं, हमने ये समझ लिया कि औद्योगिकरण क्या है। अब हम ये समझेंगे कि औद्योगिकरण का युग यानी एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, औद्योगिकरण का युग क्या है, यानी औद्योगिकरण की शुरुआत कब से हुई है बच्चों? तो सबसे पहले एक चीज समझना है कि ठीक है, सबसे पहले हमें क्या समझना है कि देखो जिस युग में, आप समझना है, जिस युग में हस्त निर्मित वस्तुएं यानी हाथ से बनाने वाली वस्तुएं कम हुई है और क्या बच्चों? फैक्ट्री, मशीन एवं तकनीक का विकास हुआ है, उसे औद्योगिकरण का युग कहते हैं। औद्योगिकरण का युग किसे कहते हैं? जिस युग में हस्त निर्मित वस्तुएं बनना कम हुई हो, यानी हाथ से बनी हुई वस्तुएं बनना क्या है? कम हुई हो, और फैक्ट्री, मशीन एवं तकनीक का विकास हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? औद्योगिकरण का युग कहते हैं। हस्त निर्मित उद्योग के अलावा की बजाय बच्चों कहां शिफ्ट हो गए? फैक्ट्री में, मशीन के द्वारा, तकनीकी के माध्यम से जब हम क्या करने लगे, जब हम उत्पादन करने लगे, तो उसे क्या करने लगे? उसे क्या कह रहे हैं बच्चों? औद्योगिकरण का युग कह रहे हैं। इसकी शुरुआत बच्चों कब से मानी जाती है? इसकी शुरुआत बच्चों ब्रिटेन में 1760 के आसपास हुई है। ठीक है, तो देखो 1760 से 1840 के तक के युग को औद्योगिकरण का युग कहा जाता है। अब एक चीज ये समझना है बच्चों कि ऐसा नहीं है कि इसके बाद औद्योगिकरण का युग खत्म हो गया, आज भी औद्योगिकरण का युग चल रहा है, लेकिन इसका विकास की बात कर रहा है, तो ये लगभग इसको विकास पूरी तरीके से इसको विकसित होने में लगभग 100 ईयर लग गए, यानी 1860 से लेकर 1840 तक के युग को क्या कहा जाता है? औद्योगिकरण का युग कहा जाता है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा विकसित हुआ औद्योगिकरण। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आज औद्योगिकरण का युग नहीं है, आज भी औद्योगिकरण चल रहा है। थैंक यू। ठीक है, अब देखो इसमें खेतीहर समाज और औद्योगिक समाज में बदल जाता है। क्या होता है बच्चों? इसमें जो खेतीहर समाज होता है, मैंने क्या बताया कि औद्योगिकरण से पहले क्या था? कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी, ज्यादातर लोग खेती से जुड़े हुए थे, वो खेती कर रहे हैं, खेती में काम कर रहे हैं। लेकिन जब औद्योगिकरण आता है तो उसमें क्या होता है कि लोग खेतीहर समाज से
औद्योगिक समाज में क्या है परिवर्तित हो जाता है। अब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों की निर्भरता किस पर हो जाएगी, उद्योगों पर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, खेतीहर समाज औद्योगिक समाज में बदल जाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहां पर मैंने एक इमेज लगाई है, इस इमेज के माध्यम से आप ये समझो कि देखो ये फैक्ट्रियां हो गई, ये फैक्ट्रियां खुल गई हैं, ये फैक्ट्रियां खुल गई हैं। अभी इन फैक्ट्रियों में क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। और जब तक ये फैक्ट्रियां नहीं खुली थी तो उत्पादन कैसे हो रहा था, तो बच्चों उससे पहले का जो उत्पादन हो रहा था वो घर में ही लोग क्या कर रहे थे, छोटे छोटे अपने परिवारों, मतलब परिवार है, परिवार में 5-10 लोग हैं, वो 5-10 लोग मिलकर ही क्या कर रहे थे, घरों पर ही अपने स्थानीय स्तर पर ही क्या कर रहे थे, वस्तुओं का उत्पादन कर रहे थे। हर एक चीज बनाया जा रहा था, कपड़ा बनाया जा रहा था, चादर बनाया जा रहा था, चटाई बनाई जा रही थी, हर एक चीज का उत्पादन हो रहा था। लेकिन उस समय उद्योग, बड़े बड़े उद्योग नहीं लगे थे। लोग क्या कर रहे थे, छोटे छोटे परंपरागत उद्योगों का के माध्यम से, परंपरागत उद्योगों के माध्यम से क्या कर रहे थे, वस्तुओं का उत्पादन कर रहे थे। लेकिन औद्योगिकरण के युग में क्या होता है बच्चों, 1760 में क्या होता है, ब्रिटेन में हालांकि 1730-40 के आसपास ही औद्योगिकरण शुरुआत हो जाती है, लेकिन 1760 तक आते आते उद्योग ब्रिटेन में बहुत बड़े बड़े उद्योग लग जाते हैं और काफी विकसित होने लगता है। और इसी के बाद आप देखो कि यहां पर क्या हो रहा है, अब ज्यादातर उत्पादन क्या है बच्चों, कहां हो रहा है, तो मशीनों में हो रहा है, उद्योगों में हो रहा है, घरों में ना होकर। ठीक है, यह समझना है। अब आगे बात करेंगे पूर्व औद्योगिकरण, मतलब यही मैं आपको जो समझा रहा हूं कि औद्योगिकरण से पहले की स्थिति क्या थी बच्चों। तो जब हम पहले औद्योगिकरण के पहले से की स्थिति की बात करते हैं, तो इससे पहले क्या था बच्चों, समझो। देखो, औद्योगिकरण के पहले के काल को पूर्व औद्योगिकरण का काल कहते हैं। मतलब उससे पहले 1760 से, या हम कह लें कि शुरुआत मानी जाती है औद्योगिकरण के युग की, तो उससे पहले के युग को क्या कहा जाता है, पूर्व औद्योगिकरण। इसमें क्या था बच्चों को, इसको समझना है। देखो इसमें क्या करा, पूर्व औद्योगिकरण वह चरण था जब अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए आधुनिक कारखानों की अनुपस्थिति में बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन हो रहा था। मतलब ये नहीं समझना है हमें कि जब मतलब, क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि औद्योगिक उत्पादन का मतलब है कि फैक्ट्रियों में उत्पादन होना, या औद्योगिक मजदूर का मतलब है उद्योगों में काम करने वाले लोगों को औद्योगिक मजदूर। ऐसा नहीं था बच्चों। बड़े बड़े आधुनिक उद्योगों के आने से पहले, बड़ी बड़ी मशीनों को आने से पहले भी लोग घरों में, मतलब क्या है, छोटे छोटे परंपरागत मशीनों के माध्यम से क्या है बच्चों, वो लोग क्या है, उत्पादन कर रहे थे। ठीक है, ये बात समझना है कि अनुपस्थिति में बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा था, या उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। मैंने क्या बताया, फैक्ट्रियों में नहीं होता था। घर के मेंबर होते थे, घर में जो लोग होते थे, वही लोग क्या कर रहे थे, उत्पादन कर रहे थे। ठीक है, वही लोग क्या कर रहे थे, उत्पादन कर रहे थे। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। आगे बढ़ जाऊं, चलो। यहां पर देखो, जैसे आपको एक पिक्चर मैंने लगाया है, देखो ये फैमिली के ही लोग हैं। अब देखो ये क्या करे, सूत काटने का काम कर रही है लेडी। ठीक है, और यहां पर देखो, यहां पर क्या है, फर्नीचर बनाने वाले कारपेंटर है, ये क्या है, फर्नीचर। अब ये क्या है, ये फैमिली के ही लोग कर रहे हैं। ये ऐसा तो नहीं, देखो सूत भी कत रहा है, कपड़े भी बन रहे हैं, दरवाजे, लकड़ियों की दरवाजे, कारपेंटर का काम भी लोग कर रहे हैं। लेकिन ये कैसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बड़े उद्योग लगे हैं, नहीं, ये लोग घर पर ही अपने परिवार के साथ मिलकर क्या है, उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा था पहले। ठीक है, पूर्व औद्योगिकरण से पहले। अब देखो फिर क्या कर रहा है, बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण कहते हैं, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक नाम है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, आदि का मतलब होता है पुराना, आदि का मतलब होता है पुराना। ठीक है, फिर देखो इस आदि औद्योगिक प्रणाली पर व्यापारियों का नियंत्रण था, और वस्तुओं का उत्पादन कारखानों में नहीं बल्कि अपने पारिवारिक खेतों में काम करने वाले बड़ी संख्या में उत्पादकों द्वारा किया जाता था। मैंने आपसे समझाया, यही मैंने कहा कि यह पूर्व औद्योगिकरण में क्या था कि बड़े बड़े उद्योगों में उत्पादन नहीं हो रहा था, बल्कि परिवार के ही लोग अपनी जमीनों पर क्या है, उसका उत्पादन कर रहे थे। और जो बड़े बड़े व्यापारी थे वो उत्पादन के लिए उनको पैसा देते थे, पहले नगद पैसा देते थे। ठीक है, और उसके बाद वो उत्पादन होता था, फिर वही व्यापारी उस उत्पादन को खरीद लेते थे, और खरीदने के बाद क्या है, वो शहरों में जाकर बेचते थे उसको, या अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों में क्या है, उसको बेचते थे। ठीक है, यही चल रहा था। ठीक, अब देखो इस अवधि में गांव में सामान बनते थे जिसे शहर के व्यापारी खरीदते थे। मैंने यही समझाया कि शहर के व्यापारी क्या करते थे, जो गांव में रहने वाले जो परिवार हैं, किसान परिवार हैं, जो कारीगर है या जो किसान है, उनको क्या है, पेशगी देते थे, यानी एडवांस में पैसा देते थे, और कहते थे कि हमें इतना उत्पादन चाहिए, और ये परिवार के लोग क्या है,
उसको उत्पादन करके देते थे और व्यापारी उसको खरीद लेता था। खरीदने के बाद व्यापारी क्या करता था, उसको शहर में जाकर बेच देता था। यह सिस्टम क्या है, पहले से चल रहा था। ठीक है, अब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कैसे होती है बच्चों, इसको हम समझते हैं। शुरुआत हो कैसे रही इसको समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लिया, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको समझो। अब देखो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की बात करते हैं। देखो इसको थोड़ा समझते बच्चों, थोड़ा समझते, कैसे समझोगे बच्चों। हुआ क्या था बच्चों की 17वीं 18वीं शताब्दी में जो यूरोप के जो बड़े बड़े सौदागर थे, ध्यान सुनना मेरी बात को पहले, 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप के जो बड़े बड़े सौदागर थे वो क्या है, उन्होंने अपना रुख गांव की ओर करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्यों कर दिया बच्चों, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा था कि जो आज पूरी दुनिया में जो वस्तुओं की मांग बढ़ी है वो शहर के लोग उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। उसकी पूर्ति के लिए हमें क्या है, गांव की ओर रुख करना पड़ेगा, यानी गांव के लोगों का उससे उत्पादन करवाना होगा, तभी जो अंतरराष्ट्रीय मांग है वस्तुओं की उसकी पूर्ति हो सकती है। अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ी क्यों बच्चों, क्योंकि हुआ क्या कि 17वीं 18वीं शताब्दी के समय ही जो यूरोप के जो शक्तिशाली देश थे, जैसे ब्रिटेन की बात करो, फ्रांस की बात करते हैं अगर हम, और भी जो अलग अलग देश हैं, स्पेन है, पुर्तगाली हैं, इन सब ने क्या किया, साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया और उसी के तहत दुनिया के अलग अलग देशों को अपना उपनिवेश बनाया। तो वहां पर क्या है, अपना मार्केट भी बनाया। अब हुआ क्या कि उनके उपनिवेश में क्या है, वस्तुओं की क्या है, मांग बढ़ने लगी, और जब वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी तो बाजार बड़ा हो रहा था यूरोप का, और लेकिन यूरोप के शहर में उत्पादन लिमिटेड हो रहा था। तो इसी वजह से वहां के जो यूरोप के सौदागर थे उनको ये चीज समझ में आने लगी कि अब हमें अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार की जो मांग है अगर उसकी पूर्ति करना है तो हमें शहर से निकलकर गांव की ओर बढ़ना होगा और गांव के लोगों से उत्पादन कराकर जो डिमांड है, जो मांग है, उसकी पूर्ति करनी होगी। और इसीलिए क्या हुआ कि वहां के जो शहर के जो सौदागर थे वो क्या है, वो गांव की ओर रुख करने लगे। अब एक तो ये फैक्टर था। दूसरा फैक्टर ये भी था कि जो शहर में जो बड़े बड़े गिल्ड हुआ करती थी, जो गिल्ड मतलब श्रेणी होता है, एक समूह होता है, व्यापारियों का एक समूह होता है, उसको गिल्ड कहा जाता है। ठीक है, गिल्ड होता। अब ये गिल्ड क्या करता था, शहर के पूरे मार्केट को कंट्रोल करके रखता था, नियंत्रित करके रखता था। जो छोटे छोटे सौदागर होते थे, जो व्यापारी होते थे, वो क्या है, उनके सामने टिक नहीं पाते थे क्योंकि उनका कंट्रोल होता था। वही बाजार को नियमित करते थे, वही बाजार में क्या है, वस्तुओं की मांग को डिसाइड करते थे और दूसरे किसी को उसमें हस्तक्षेप नहीं करने देते थे। इसकी वजह से भी जो छोटे छोटे व्यापारी थे, जो सौदागर थे, वो क्या है, गिल्ड के सामने टिक नहीं पा रहे थे। इस वजह से भी क्या है, उन्होंने क्या है, गांव की ओर रुख किया। ठीक है, अब ये बात समझ में आई थोड़ा सा, फिर इसको हम आगे बढ़ते हैं। देखो 17वीं और 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना। मैंने आपको बताया कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के आसपास क्या होता है कि दुनिया के अलग अलग देश के यूरोप के अलग अलग देश जो है दुनिया के अन्य देशों पर क्या है, अपना कब्जा जमाना क्या है, शुरू करते हैं, अपना विस्तार जैसे अगर आप देखो कि 1600 ईस्वी में अगर आप बात करें तो 1600 ईस्वी में क्या होता है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। उससे पहले हमारे भारत में 1498 ईस्वी में अगर हम कहें तो पुर्तगाली भारत में आ चुके हैं। पुर्तगाली के बाद बच्चों यहां पर डेनिश आ जाते हैं, डच लोग आ जाते हैं, फिर ब्रिटिश आता है, फिर डेनिश आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग दुनिया के जो कंपनीज है वो भारत में दुनिया के अन्य देशों में जा रही हैं। तो वहां मार्केट डेवलप हो रहा है, नहीं हो रहा है, मार्केट डेवलप हो रहा है, बाजार विकसित हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए अब बाद में क्या होता है, धीरे धीरे यही क्या करते हैं, यही जो कंपनियां हैं धीरे धीरे उन्हीं देशों को क्या है, गुलाम बना लेती, अपना उपनिवेश बना लेती है। तो ठीक है, कि स्थापना के कारण चीजों की मांग बढ़ने लगी थी। मैंने बताया आपको, इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। मैंने आपको बताया कि वहां के जो सौदागर थे उनको यह बात समझ में आने लगी कि जो मांग बढ़ी है उसका उत्पादन शहर में नहीं किया जा सकता, नहीं बढ़ेगा, इसके लिए हमें क्या है, गांव की ओर रुख करना पड़ेगा। और इसलिए यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव की तरफ रुख करने लगे थे। वे किसानों और कारीगरों, ठीक है, कारीगरों में जैसे शिल्पकार है, कारपेंटर है, ये सब, ठीक है, को पैसा देते थे और उनसे अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। मैंने आपसे बताया कि ये क्या करते थे, जो गांव के जो किसान होते थे, जो कारीगर होते थे, जैसे मान लो कोई कारीगर है जो सूत काटने वाला है, अब सूत काटने वालों को क्या है, ये पहले से एडवांस पेशगी देते थे और उनसे कहते थे कि हमें इतना जो है
जो है क्या चाहिए, इन्हें कपड़ा चाहिए, कपड़ा हमें सूत चाहिए, और इस सूत को क्या करते थे, ये बाजार में बेचते थे। तो ये इस तरीके से क्या है करवा रहे थे। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़े। चलो आगे। अब देखो, गांव में गरीब काश्तकार, और काश्तकार मतलब बच्चों किसान, वही किसान हो गया। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सब चीज समझते चलेंगे। और दस्तकार मतलब होता है कारीगर। ठीक है, कारीगर, कारीगर सौदागरों के लिए काम करने लगे थे। जैसे कि देखो, जैसे दस्तकार, देखो स्टेपलर होते थे बच्चों। ये स्टेपलर क्या थे बच्चों, ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता या छाटता था, ये होता था एक तो। ठीक है, दूसरा फुलर होते थे, ऐसा व्यक्ति जो फुल करता यानी चुनट्टों के सहारे कपड़े को समेटता था। अलग अलग कारीगर थे, अलग अलग तरीका था इसका। ठीक है, कार्डिंग बच्चों, कार्डिंग क्या था बच्चों, कार्डिंग करने वाले कौन थे, वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता था। अब ये लोग क्या है, ये अलग अलग लोग थे, और ये क्या है, ये सभी लोग किसके लिए काम कर रहे थे, तो सौदागरों के लिए क्या है बच्चों काम कर रहे थे। अब देखो, इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर से ऊन खरीदते थे। अब देखो ये क्या कर रहा है, स्टेपलर क्या कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता था, ये अगर ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। ठीक है, ये व्यापारी थे। ठीक, फिर क्या, इससे जो धागा मिलता था उसे बुनकरों, फुलजर्स और रंगसाजों के पास ले जाया जाता था। यहां से ये सूत लेते थे, सूत काटने वालों को पास ले जाते थे। जब सूत कट जाता था उसके बाद व्यापारी लेकर आते थे फुलर को, ठीक है, और रंग साजों को क्या है इनको दे देते थे। ठीक है, इसके बाद ये क्या करते थे, ले जाया जाता था। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। अब इसके बाद बच्चों क्या है, इनसे सामान ले जाने के बाद क्या है, एक बार लंदन जो मैनचेस्टर था उस समय का, ठीक है, वहां पर ले जाया जाता था, वहां कपड़ों की फिनिशिंग होती थी, और इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़े अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे। तो देखो ये पूरा प्रोसेस था, ये पूरा क्या था बच्चों, ये पूरी प्रक्रिया थी जिससे गुजर कर क्या है एक व्यापारी क्या है अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने कपड़े को लेकर जाता था। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई बच्चों कि औद्योगिकरण से पहले का सिस्टम कैसा था, ये समझ में आया। औद्योगिकरण से पहले का सिस्टम कैसा था, ये समझ में आया। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, एक बार समझा दे रहा हूं कैसा था बच्चों। तो मैंने आपसे कहा कि 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोप में क्या हो, यूरोप के जो सौदागर हैं वो बच्चों क्या है वो गांव की ओर रुख करने लगे। ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्योंकि ऐसा था कि 17वीं 18वीं शताब्दी में ही दुनिया के अन्य देशों पर क्या है उपनिवेश विकसित होने लगे थे। उपनिवेश में बाजार विकसित होने लगा था, और वो बाजार क्या है वस्तु की मांग करने लगा था। और इन व्यापारियों को, सॉरी इन सौदागरों या व्यापारियों को ऐसा लगने लगा था कि जो शहर है, जो यूरोप के जो शहर हैं वो इतना उत्पादन नहीं कर पाएंगे जितना कि आज मांग विकसित हो रही है। तो इसके लिए इन्होंने क्या है गांव की ओर रुख करे। और गांव में जब ये गए तो इन्होंने क्या किया, किसानों और कारीगरों को क्या एडवांस पैसा देकर इनसे क्या है उन वस्तुओं का उत्पादन कराया। उत्पादन करवाते थे, उत्पादन करवाने के बाद वो वस्तु खरीदते थे, खरीदने के बाद क्या है उसको लंदन में ले जाते थे। ठीक है, लंदन में फिनिशिंग करवाते थे, और फिनिशिंग करवा के फिर क्या है पूरे दुनिया में क्या है ये उन वस्तुओं का निर्यात करते थे। ठीक है, अब इसको एक बार लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए, हाँ एक बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब देखो कारखानों की शुरुआत बच्चों, कारखानों की शुरुआत कब से होती, तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कारखाने कहां लगे थे बच्चों, तो इंग्लैंड में। और मैंने आपसे शुरुआत में यही कहा कि हालांकि ऐसा माना जाता है कि 1760 में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था, औद्योगिकरण शुरू हुआ था, लेकिन 1730 में ही इंग्लैंड में छोटे छोटे पैमाने पर क्या है उद्योग लगने लगे थे। ठीक है, ये बात है। अब देखो सबसे पहले इंग्लैंड में कारखाने 1730 के दशक में बनना शुरू हुए। 18वीं सदी के आखिर तक पूरे इंग्लैंड में जगह जगह कारखाने दिखने लगे। अब देखो एक बात बच्चों मैं आपको बता देता हूं, जैसे कहा कि 18वीं सदी, तो 18वीं सदी का मतलब होता है 1701 से लेकर 1799 तक के फेज को क्या बोलेंगे बच्चों, 18वीं सदी बोलेंगे। ठीक है, जैसे कहीं अगर लिखा हो बच्चों कि 17वीं सदी, तो 17वीं सदी का मतलब है कि 1601 से लेकर बच्चों 1699 के जो दौरान है इसको बोलेंगे 17वीं सदी। ठीक है, तो ये बात भी आपको क्लियर होना चाहिए एक। ठीक है, ये बात आ गई समझ में, जगह जगह कारखाने देखने। अब देखो औद्योगिकरण की शुरुआत मुख्य रूप से सूती कपड़ा उद्योग में हुई थी बच्चों। ये सबसे पहले जो उद्योग बने हैं वो सूती कपड़े के उद्योग थे। बात ये थी बच्चों क्योंकि यूरोप में सूती कपड़े की बहुत ज्यादा मांग थी। जो यूरोप के बड़े बड़े धनी लोग थे, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जो चाहे आपके पादरी वर्ग के लोग हों, ये क्या करते थे सूती कपड़े का जो है कपड़े का बना हुआ, सूती से बना हुआ कपड़ा जो है बहुत ज्यादा यूज करते थे। और भारत, और ये जो कपड़ा कहां से लाया जाता था औद्योगिकरण से पहले,
तो बच्चों ये भारत से निर्यात किया जाता था। ये लोग भारत से क्या करते थे, सॉरी भारत से ये लोग क्या करते थे, यूरोप वाले भारत से सूती कपड़े का क्या है, सूती कपड़े और कपास के जो कपड़े ये सब क्या करते थे, ये भारत से क्या करते थे, ये लोग आयात करते थे। ठीक है, आयात करते थे। इसीलिए शुरुआत में जो उद्योग लगे ब्रिटेन में बच्चों, वो सूती कपड़े के उद्योग लगे। ठीक है, उद्योग लगे। अब देखो 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी, काफी ज्यादा। 1760 में ब्रिटेन में 2.5 मिलियन पाउंड का कपास आयातित होता था। आयातित मतलब क्या हो रहा है और कहां से कपास, तो बच्चों ये कपास कहां से आयातित हो रहा है, तो ये या तो अमेरिका से, शुरुआत में ये लोग अमेरिका से करते थे बच्चों, अमेरिका से ये लोग क्या है, कपास का आयात करते थे। ठीक है, अमेरिका से। ये बातें आपको कोई आपसे बताते बहुत सारे इंडिया से करते नहीं, इंडिया से ये लोग और दूसरी चीजें करते थे, जैसे सूती कपड़े हो गए, बने हुए कपड़े यूज करते थे। ठीक है, लेकिन यहां से ये लोग क्या कर, अमेरिका से क्या है, कपास का आयात करते थे। ठीक है, 1787 तक यह मात्रा बढ़कर 22 मिलियन पाउंड हो गई थी। ठीक है, और ये क्या है बच्चों, बढ़ी। क्यों बढ़ी, क्योंकि बच्चों क्या है, क्योंकि सूती कपड़ा का उद्योग लगने लगा। जब सूती कपड़े का उद्योग लगेंगे तो सूती जो कपास है, कपास का क्या है बच्चों, कपास का उत्पादन कपास की मांग भी बढ़ेगी, क्योंकि सूती कपड़ा किससे बना, कपास से बना। तो इसी वजह से क्या है, कपास की मांग भी बढ़ी। ठीक है, कपास की क्या है बच्चों, मांग भी बढ़ी। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए, समझ में आ गई, ओके की रिपोर्ट है ना ये। चले आगे, चलो अब देखो इससे संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं। उत्पादन की प्रक्रिया में आविष्कारों और परिवर्तनों की श्रृंखला है। जैसे कि बच्चों देखो 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया, जैसे कार्डिंग है, एंटना है, व कताई और लपेटने के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी। एक तो ये कारण हुआ, उद्योगों के लगने का पीछे कारण क्या है, क्योंकि बच्चों हो क्या रहा था कि यहां पर कार्डिंग है, एंटना व कताई और ये सब क्या है, इनकी कुशलता बढ़ गई। फिर देखो रिचर्ड आर्काइड ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी, इसकी रूपरेखा सामने रखी। इससे भी क्या है बच्चों, औद्योगिकरण को क्या है, थोड़ा सा बल मिला, फैक्ट्रियों को लगने में क्या है, थोड़ा सा बल मिला। ठीक है, ये बात क्लियर है, आगे बढ़े, ओके की रिपोर्ट हो तो आगे बढ़े, आगे बढ़ जा रहे हैं। चलो अब देखो कारखानों के खुलने से होने वाले लाभ, क्या क्या लाभ हो रहे थे बच्चों, कारखानों के खुलने से लाभ क्या हो रहे थे। तो देखो श्रमिकों की कार्य कुशलता बढ़ गई, इनकी क्या है, जो श्रमिक थे, श्रमिकों की क्या है बच्चों, कार्य कुशलता क्या है, बढ़ गई। पहली बात तो ये, क्योंकि उद्योगों में काम करने वाले जो लोग वो होते हैं, जो भी क्या कहते हैं श्रमिक होते हैं, वो कुशल होते हैं, वो क्या होते हैं, दक्ष होते हैं। क्योंकि बच्चों उनको स्किल्ड होना पड़ता है, उनको कुशल होना पड़ता है, क्योंकि मशीनों के साथ काम करना है तो मशीनों की जानकारी होनी। तो ये क्या है, इनकी कुशलता बढ़ गई, पहली बात। फिर अब नई मशीनों की सहायता से प्रति श्रमिक अधिक मात्रा में और बेहतर उत्पादन बनने लगे, ये बात होती है। क्योंकि अगर मान लो कोई व्यक्ति हाथ से किसी चीज का उत्पादन कर रहा है तो उसको समय लगेगा और उसका उत्पादन क्या होगा, कम होगा। वहीं अगर मशीनों से उत्पादन किया जाता है तो मशीनों में उत्पादन कम समय में ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। तो मशीनों के लगने से क्या होगा बच्चों, एक तरीके से कह दो कि उत्पादन बढ़ गया है ना, उत्पादन की जो है वो क्या है, बढ़ गई, उत्पादन क्या है, बढ़ गया। ठीक है, अब नई मशीनों की सहायता से प्रति श्रमिक अधिक मात्रा में और बेहतर उत्पादन बनने लगे थे। ठीक है, कारखानों में श्रमिकों की निगरानी और उनसे काम लेना अधिक आसान हो गया था। ये बात सही है। जैसे मान लो सौदागर होते थे, सौदागर गांव लेकर जाते थे, और जब गांव जाते थे तो वो क्या करते थे, गांव वालों को क्या करते थे, पैसा देते थे। अब गांव वाले क्या कर रहे हैं, कैसे उत्पादन कर रहे हैं, वो सौदागर को नहीं पता है। लेकिन अगर मान लो वही सौदागर एक अपनी कंपनी खोल लेता है, एक फैक्ट्री खोल लेता है, तो वो क्या कर सकता है, वो कौन लोग कितना समय काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये क्या है बच्चों, नियंत्रित कर सकता है, वो देख सकता है। एक छत के नीचे क्या है, वो कंट्रोल कर सकता है सबको। लेकिन बच्चों क्या है, पहले ऐसा नहीं था, फैक्ट्री खुलने से क्या है, ये फायदा हुआ। तो ये तीन क्या है, बड़े लाभ है बच्चों कारखानों के खुलने से। ठीक है, पहला लाभ यह है कि श्रमिकों की कार्य कुशलता बढ़ गई। दूसरा काम यह है कि कम श्रमिकों ने क्या है, कम समय में और बेहतर क्या है उत्पादन करने लगे। तीसरी बात यह है कि जो उनकी जो निगरानी करना, उन पर नियंत्रण रखना क्या है, सौदागरों और व्यापारियों के लिए क्या है बच्चों, आसान हो गया। ठीक है, कारखानों में श्रमिकों की निगरानी और उनसे काम लेना आसान हो गया। ठीक है, क्लियर बात, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले इसको एक बार, चलो आगे। औद्योगिक परिवर्तन की गति। अब बच्चों देखो, ये जो औद्योगिकरण है, ये इसके कई चरण हैं। ऐसा नहीं कि मैंने आपसे जैसे कहा कि ऐसा नहीं कि 1760 में ही स्टार्ट हुआ और फिर इसके बाद वो
एकदम से विकसित हो गया, नहीं, कई चरण में क्या है ये धीरे धीरे क्या है विकसित हुआ, और आज भी औद्योगिकरण हुआ है। भारत दुनिया में बहुत सारे बच्चों ऐसे देश हैं जहां पर औद्योगिकरण अभी इतना परिपक्व नहीं है जितना कि होना चाहिए। जैसे अमेरिका में औद्योगिकरण बहुत परिपक्व है, ब्रिटेन में परिपक्व है, जर्मनी, फ्रांस, जापान, चीन, यहां पर औद्योगिकरण क्या है बहुत ज्यादा परिपक्व है, यही बहुत मजबूत स्थिति में। लेकिन वही अगर हम भारत की बात करें, अभी यहां पर भारत में औद्योगिकरण इतना मजबूत नहीं है, यहां बड़ी बड़ी क्या है हमारे यहाँ उद्योग नहीं है। आज हम देखो बहुत सारा जो चीजें हैं बाहर से ही क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, निर्यात हम नहीं कर रहे हैं, हम बाहर से आयात कर रहे हैं, चाहे फोन हो, चाहे आप देख लो हमारे आसपास चाइनीज सामानों का भरा पड़ा है, दुनिया के अन्य देशों के सामान जो हमारे देश में भरे पड़े हैं, हमारे बाजार में भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अभी क्या है उद्योग उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। और भी दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर उद्योग उतनी स्थिति अच्छी स्थिति में नहीं है, जैसे अफ्रीका के कई देश ऐसे हैं जहां पर उद्योग नहीं है। तो अभी भी क्या है कुछ देशों में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई है, जैसे हम ऐसा मान सकते हैं कि भारत क्या है औद्योगिकरण के प्रथम फेज से गुजर रहा है, ठीक है। ऐसे अफ्रीका के कई देश ऐसे हैं जहां पर औद्योगिकरण लगना शुरू हुआ है, तो अभी क्या है वहां औद्योगिकरण आया है। और बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां जो क्या है औद्योगिकरण की क्या है परिपक्व अवस्था में पहुंच चुके हैं, ठीक है। जैसे यूरोप के अधिकांश देश ऐसे हैं जो औद्योगिकरण की परिपक्व अवस्था में पहुंच गए। लेकिन अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं बच्चों, या दक्षिण पूर्व एशिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर अभी या तो उद्योग लगना शुरू हुए हैं या अभी थोड़ा उनमें मैच्योरनेस आ रही है, ठीक है, वो थोड़ा वयस्क हो रहे हैं उद्योग उनके, ठीक है, लेकिन उनके यहां अभी परिपक्व अवस्था में उद्योग नहीं। तो ये क्या है बच्चों, ये चरण है अलग अलग। तो ऐसे बच्चों क्या है जब हम औद्योगिक परिवर्तन की गति की बात करते हैं तो ये अलग अलग गति है इसकी, ठीक है। देखो पहला चरण बच्चों क्या है, पहले चरण में क्या है तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग। क्योंकि बच्चों मैंने आपसे बताया कि जो सबसे पहले जो ब्रिटेन में जो उद्योग लगाए गए उनका फोकस कहां था, तो कपास उद्योग या सूती उद्योग पर ध्यान देना, ठीक है। 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था, कौन सा, कपास, ठीक है, कपास बना था। फिर बात कर रहा है कि इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गए। क्यों ऐसा क्यों निकल गए, आगे क्यों निकल गए? क्योंकि बच्चों 1840 से लेकर 1860 के बीच में अगर आप देखोगे तो जो उपनिवेश थे, जो उपनिवेशिक देश थे, उनमें क्या हो रहा था, रेलवे का विस्तार हो रहा था, रेलवे का विस्तार हो रहा था। अब रेलवे के विस्तार के लिए बच्चों क्या चाहिए, रेलवे के विस्तार के लिए लोहा चाहिए, स्टील चाहिए, तो ये सब चाहिए, तो इनके भी तो उद्योग लगाने होंगे ना, इनका भी तो उद्योग लगाना होगा ना। क्योंकि 1840 से क्या है 1860 के बीच में आप देखो कि जितने भी उपनिवेशिक देश थे उन उपनिवेशिक देशों में रेलवे लाइन का विस्तार किया जा रहा था। अब रेलवे लाइन का जब विस्तार किया जाएगा तो लोहा चाहिए, पटरी जो उसका ट्रैक बिछाने के लिए, ट्रेन बनाने के लिए, ये सब क्या चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, लोहा चाहिए, स्टील चाहिए। तो अब क्या हुआ बच्चों, इसी के साथ में क्या है 1840 के दशक के आसपास आप देखोगे तो स्टील और लोह उद्योग भी क्या है विकसित होने लगते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों हम बात करें भारत में पहली ट्रेन कब चली, तो 1853 में चली बच्चों, 1853 में पहली बार रेलवे चलाई गई हमारे भारत में, ठीक है। तो ये किसके बीच में आ रहा है, देखो ये डेट कब है, 1840 से 60 के बीच में है कि, तो इस वजह से अगर आप शुरुआती दौर के जब उद्योग की बात करोगे तो कपास का उद्योग और जो स्टील और लोह उद्योग होता है उनकी शुरुआत होती है, क्योंकि इनकी डिमांड थी। डिमांड क्यों थी, इनकी मांग, इनकी जरूरत क्यों थी। अब इसको समझो बच्चों, हो क्या रहा था कि भारत जो भी यूरोप के जो भी देश थे या ब्रिटेन की हम बात करें बच्चों, यहां पर होता क्या था कि भारत से क्या हो रहा था, कपास के वस्तुओं का क्या है, या कपास के कपड़ों का, या हम कहते हैं सूती कपड़ों का या रेशमी कपड़ों का क्या हो रहा था बच्चों, यहां पर आयात क्या हो रहा था, यूरोप के देश लोग क्या करते थे, भारत से आयात करते थे, या कह सकते कि भारत इनको निर्यात करता था। तो इनके मार्केट में या इनके बाजार में भारत के सूती कपड़ों का क्या है, या रेशमी कपड़े का क्या है, पूरी तरीके से भरा रहता था इनका बाजार भारत। अब इनको यह फील होने लगा कि क्यों ना हम अपने उद्योग विकसित करें, ताकि क्या है जो सूती कपड़ों की जो मांग है, जो हमारे देश की जो लोग मांग करते हैं उसकी पूर्ति हम ही खुद करें। इसीलिए इन्होंने शुरुआत में क्या है कपास उद्योग पर ज्यादा फोकस किया, ताकि क्या हो सूती कपड़े का निर्माण किया जा सके। दूसरी बात यह थी कि जब सूती कपड़े के लिए क्या है कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल क्या उत्पादन हो नहीं रहा था, क्योंकि ये कच्चे माल के लिए कपास चाहिए, कपास का उत्पादन क्या उतना होता नहीं था, तो बाहर से कपास लेकर आना पड़ता था। तो ये अमेरिका से और दुनिया के अन्य अन्य देशों से क्या है ये कपास लेकर आ रहे थे। अब कपास को मार्केट में बंदरगाह तक, मान लो देश के बीच वाले भाग में कपास का उत्पादन हो रहा है, उसको बंदरगाह तक लेकर आना। अब बंदरगाह तक लेकर आने के लिए क्या है बच्चों, उसके लिए कोई ऐसा परिवहन चाहिए जिसमें क्या बहुत अधिक मात्रा में कम समय में हम ज्यादा कपास का एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, बंदरगाह तक ले जा सके। इसी क्रम में क्या है इन्होंने रेलवे लाइन बिछाने की क्या है शुरू की, रेलवे लगाना शुरू किया,
ठीक है। अब क्यों? क्योंकि भाई इनको क्या था, उपनिवेशों का शोषण करना था। उपनिवेशों के शोषण करने के लिए बच्चों इन्होंने क्या किया, रेलवे लाइन का विस्तार करना शुरू कर दिया। बात समझ में आई मेरी? ठीक है। अब यहां पर पहला चरण हो गया क्लियर बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुंबई से थाने के लिए बच्चों क्या है, ये रेल लाइन पहली बार भारत में बिछाई गई थी 1853 में, मुंबई से थाने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो दूसरा चरण बच्चों क्या है, दूसरे चरण में देखो, नए उद्योग परंपरागत उद्योगों को इतनी आसानी से हंसिए पर नहीं धकेल सकते थे। नहीं धकेल सकते मतलब क्या है, अभी हालांकि देखो ध्यान सुनो, 1760 में हालांकि उद्योग लगने लगे थे, लेकिन बच्चों अभी भी उद्योग इतने ज्यादा विकसित नहीं थे। इतनी बड़े बड़े मशीन जो है अभी भी जो व्यापारी थे, जो सौदागर थे, वो लगाना नहीं चाह रहे थे। मैं आपको बता दूं बच्चों, 1840 तक आते आते, अब ध्यान सुनना मेरी बात बच्चों, 1840 तक आते आते आप देखोगे कि यूरोप की कुल आबादी का मात्र 20% लोग जो है उद्योगों में काम कर रहे थे, वरना बाकी सब लोग क्या है, बाकी सब लोग वही परंपरागत उद्योगों में काम कर रहे थे। और जो व्यापारी थे, जो सौदागर थे, वो भी बड़ी बड़ी मशीनों पर पैसा खर्च करना नहीं समझ रहे थे, क्योंकि अभी यहाँ के जो श्रमिक थे वो इतने कुशल नहीं थे, और ये मशीनें बहुत महंगी होती थी, इनके बिगड़ जाने पर पैसा बहुत खर्च हो जाता था। इस वजह से जो बड़े बड़े जो सौदागर थे, जो व्यापारी थे, वो मशीन लगाना ज्यादा किफायती नहीं समझते थे। उसकी तुलना में वो क्या करते थे, वो किसानों से, कारीगरों से ही उत्पादन कराकर बाजार की जो मांग होती थी उसकी पूर्ति करते थे। ये क्या कहे, ये नहीं करना चाह रहे थे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 1871 के दौर में आप देखोगे बच्चों कि जेम्स वाट ने क्या किया बच्चों, कि उसने क्या कहते हैं, ये मशीन होती है, इसको मशीन का इसने पेटेंट करवा लिया उसने। ठीक है, जेम्स वाट ने। अब जेम्स वाट के एक मित्र थे, उस जो उद्योगपति थे, और उन उद्योगपति ने क्या किया कि उन्होंने सूती जो मील का कपड़ा जो बनाने वाली जो मशीन है, उसका क्या है, उन्होंने क्या है बहुत बल्क में क्या है उसका उत्पादन किया। उत्पादन ये सोचकर किया कि ताकि क्या है जो यूरोप के जो लोग हैं वो मशीन लगाएंगे तो हमारे यहां से लेकर जाएंगे। लेकिन बच्चों आप देखो कि वहां पर मात्र पूरे ब्रिटेन में मात्र उनकी 321 मशीनें ही बिकी। सोचो पूरे ब्रिटेन में क्या है, मात्र उनकी 321 मशीनें ही क्या है बच्चों बिकी, बाकी क्या है बच्चों नहीं बिकी। तो अब आप सोचो कि बच्चों अभी भी लोगों का क्या है, वो एटीट्यूड नहीं था कि लोग क्या है मशीनों का क्या है, मशीनों से उत्पादन करें। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब देखो 19वीं सदी के आखिर में भी तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% से ज्यादा नहीं थी। मैंने आपको बताया ना, देखो यहां पर 20% के आसपास थी। ठीक, देखो कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन उसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था। मैंने आपको बताया कि 1840 तक यही सिचुएशन थी। अभी भी जो घर थे, जो घरों में जो उत्पादन होता था, उसी से क्या हो रहा था बच्चों, मशीनों का क्या है बच्चों उत्पादन, सॉरी कपास से क्या है बच्चों उत्पादन हो रहा था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, ले लिए बच्चों, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा चरण, एक्चुअली ठंड लग रही है तो एसी बंद करने गया था, वही कर रहा था, है ना, बहुत तेज एसी चल रही है। तीसरा चरण बच्चों देखो, तीसरा चरण क्या है, परंपरागत उद्योग। अब देखो परंपरागत उद्योगों में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाले सूती और धातु उद्योगों से तय नहीं हो रही थी, लेकिन ये परंपरागत उद्योग पूरी तरह ठहराव की अवस्था में भी नहीं थे। ठीक है, पूरी तरह नहीं थे, चल रहा था इनका। अब देखो खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पॉटरी, कांच के बर्तन, पॉटरी मतलब क्या होता है, मिट्टी के बर्तन, अच्छा पॉटरी का मतलब क्या होता है, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, चर्म शोधन, फर्नीचर और औजारों के उत्पादन जैसे बहुत सारे गैर मशीनरी क्षेत्रों में जो तरक्की हो रही थी, वह मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का ही परिणाम थी। यानी अभी भी देख लो आप, छोटे छोटे जो उद्योग हैं वही क्या हो रहे हैं बच्चों, विकसित हो रहे हैं। ठीक है, आप समझे, मतलब जो परंपरागत उद्योग थे उनमें अभी ठहराव की स्थिति नहीं थी, अभी भी वो फल फूल रहे थे, अभी भी वो चल रहे थे उद्योगों के आने के बावजूद। क्यों? क्योंकि अभी भी जो वहां के ब्रिटेन के जो सौदागर थे, जो व्यापारी थे, उनका अभी भी एटीट्यूड वो नहीं बना था। सौदागर हो या बड़े बड़े उद्योगपति अभी नहीं चाह रहे थे पैसा लगाना मशीन खरीद कर, क्योंकि ये पैसा बहुत महंगी होती थी मशीन। दूसरी बात है, इनको इनमें काम करने वाले कारीगर चाहिए, तो वो
पूरी तरह कुशल होना चाहिए, उनको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अभी वो लोग ऐसे है नहीं, तो ये लोग पैसा खर्च करने से बचते थे। और इसी वजह से ये क्या है, अभी भी जो परंपरागत उद्योग थे उन्हीं को ही बढ़ावा दे रहे थे, और ये क्या है अभी भी वो है जो है तो अच्छा चल रहा था। ठीक है, तो इसका भी एक बार क्या है स्क्रीनशॉट ले लो। ये बहुत आसान है, इसमें कोई टफ तो है नहीं। चलो अब चौथा चरण बच्चों क्या करा, देखो प्रौद्योगिकी बदलाव की गति धीमी थी, क्योंकि देखो क्यों धीमी थी, तकनीक, नई तकनीक महंगी थी। मैं अभी तक यही समझाते आ रहा हूं कि नई तकनीक जो थी वो महंगी थी, मशीनें महंगी मिलती थी। ठीक है, मशीनें अक्सर खराब हो जाती थी और उनकी मरम्मत पर काफी खर्चा आता था। मैंने आपको बताया कि मशीनें एक तो महंगी होती थी, दूसरा खराब हो गई तो उनकी मरम्मत में बहुत पैसा आता था। वे उतनी अच्छी भी नहीं थी जितना उनके आविष्कारों और निर्माताओं का दावा था, उतनी अच्छी भी नहीं थी। ठीक है, लोगों का विश्वास इसी वजह से नहीं हो पा रहा था। तो ये सब क्या क्या है बच्चों, ये कुछ चरण थे जो अलग अलग चरण में क्या है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, नए उद्योगपति परंपरागत उद्योगों की जगह क्यों नहीं ले सके, क्यों नहीं ले पाए बच्चों। जो नए उद्योगपति थे वो परंपरागत उद्योगों की जगह क्यों नहीं ले पाए, शुरुआती दौर में क्यों नहीं ले पा रहे थे। रीजन इसको समझते, देखो औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या क्या थी, कम थी। औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले, क्योंकि बच्चों इनकी कुशलता नहीं थी लोगों के अंदर, दक्षता नहीं थी उतना, क्योंकि ये मशीनों में काम करने के लिए दक्षता चाहिए, आपको कुछ थोड़ा बहुत मशीन चलाना आना चाहिए। लेकिन शुरुआत में लोग कैसे हैं, वो खेतों में और हाथ से निर्मित वस्तु को बनाने में क्या है वो कुशल है, लेकिन वो अभी मशीनों में काम करने के लिए नहीं कुशल। तो क्या है, औद्योगिक क्षेत्र में जो काम करने वाले मजदूर है उनकी संख्या क्या कम थी। इस वजह से भी क्या है बच्चों, एक तो प्रॉब्लम इनको ये आ रही थी। दूसरा, प्रौद्योगिकी बदलाव की गति धीमी थी, बहुत धीमी थी। रीजन भी है कि लोग इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। लोग स्वीकार करेंगे तभी तो होगा ना, इस वजह से भी क्या है इसका हो पा रहा है। ठीक है, कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था और शुरुआत में जो उद्योग विकसित भी हुआ है तो वो कपड़ा उद्योग ही विकसित हुआ है, क्योंकि ज्यादातर लोग कैसे थे, तो सूत काटने वाले, कपड़े का निर्माण करने वाले, यही सब लोग थे, उसकी पेंटिंग करने वाले, तो इसी वजह से ये था। बाकी उद्योग उतना विकसित नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, प्रौद्योगिकी काफी महंगी थी। मैंने आपसे बताया कि मशीन खरीदना क्या है, काफी महंगी पड़ती थी। इस वजह से भी क्या है बच्चों, लोग खरीदना नहीं चाहते थे। ठीक है, उत्पादन का एक बड़ा भाग कारखानों की बजाय गृह उद्योग से पूरा हो रहा था। यह भी सही बात है, क्योंकि वहां पर आपको ना तो मशीन खरीदना, ना जमीन खरीदना, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ आपको क्या करना है, जाकर क्या है कारीगर को या जो उत्पादन करने वाले को क्या करना है, आपको खाली एडवांस में पैसा देना है, वो आपको उत्पादन करके देगा। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मशीन में क्या है, पैसा लाखों रुपए लगाओ, पैसा फंसाओ पहले, फिर उसमें टेंशन लो, मजदूरों को ढूंढो और तमाम तरीके की टेंशन रहेगी। तो शुरुआत में लोगों का एटीट्यूड चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये सब क्या है बच्चों, इस वजह से क्या है, जो नए उद्योग थे वो परंपरागत उद्योगों की क्या है बच्चों जगह नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हाथ का श्रम और वास्तविक, देखो आप समझो, उस जमाने में श्रमिकों की कोई कमी नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी, क्योंकि जनसंख्या, आप देखो बच्चों क्या है कि 1700 की 18वीं सदी में, 18वीं सदी में आप देखोगे तो यूरोप की जो जनसंख्या है बहुत तेजी से बढ़ती है। 1715-16 के आसपास के बाद आप देखोगे तो यूरोप की जो है जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। अब जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहां पर रोजगार भी बहुत ज्यादा है, लोग काम करने वाले भी लोग ज्यादा हैं, तो आसानी से क्या है उद्योगों को क्या है, उद्योगों में काम करने वाले आसानी से जो भी लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो बाजार में, मार्केट में उपलब्ध होते थे। ठीक है, तो देखो उस जमाने में श्रमिकों की कोई कमी नहीं होती थी, इसलिए श्रमिकों की किल्लत या अधिक पारिश्रमिक की कोई समस्या नहीं थी। इसलिए महंगी मशीनों में पूंजी लगाने की अपेक्षा श्रमिकों से काम लेना बेहतर समझा जाता था। आप सोचो ना, जैसे आज भारत में 145 करोड़ की आबादी हो गई है, तो सोचो भारत में कितने ज्यादा बेरोजगार लोग, बहुत बेरोजगारी है भारत में। ठीक है, भारत में बेरोजगारी। अब भारत में अगर कोई काम किसी को करवाना हो तो बहुत सस्ते दाम पर वो करवा सकता है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो कोई 500 मांग रहा है, ठीक है, सामने वाला कहेगा चलो आप मुझे 400 दे देना, मैं कर दे रहा हूं काम। उसके बगल वाला और कहेगा आप मुझे 300 दे दो, मैं काम कर दूंगा। अब क्या है, क्योंकि लोग काम करने के लिए रेडी है, लोगों को कैसे ना कैसे काम चाहिए, अब वो कम दाम में भी काम करने के लिए तैयार है। तो सेम ऐसा ही था यूरोप में भी। उस समय जब आबादी बढ़ी 1715-16 के बाद, आप देखोगे कि यूरोप में काम करने वालों की कोई कमी नहीं थी, कोई किल्लत ही नहीं थी। आसानी से लोगों को बाजार में क्या है, काम करने वाले लोग मिल जाते थे, और जब इतने और सस्ते दाम पर मिल जाते थे। अब जब सस्ते दाम पर काम करने वाले लोग मिल जाएंगे, सस्ते मजदूरी पर काम करने वाले लोग मिल जाएंगे, तो क्यों लोग बड़ी बड़ी मजदूर जो है मशीनें लगाएगा,
ठीक है, क्यों लगाएगा बच्चों? तो ये था। ठीक है, अब देखो मशीन से बनी चीजें एक ही जैसी होती थी, वे हाथ से बनी चीजों की गुणवत्ता और सुंदरता का मुकाबला नहीं कर सकते थे। उच्च वर्ग के लोग हाथ से बनी हुई चीजों को अधिक पसंद करते थे। बच्चों एक चीज ये भी थी, क्योंकि शुरुआत में जो कुलीन वर्ग का था, यूरोप में जो कुलीन वर्ग थे, चाहे उसमें पादरी हो, पादरी वर्ग हो, कुलीन वर्ग हो, ये लोग क्या थे कि हाथ से बनी हुई जो कारीगरी के जो कपड़े होते थे उनको, या जो भी चीज सामान होता था उनको खरीदना ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वो बहुत, उनमें बहुत माहीन बारीकी होती थी, उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती थी और उनमें बहुत शाइनिंग रहती थी। जैसे बच्चों क्या था कि भारत में जो भी चीजें बन रही थी वो बेसिकली परंपरागत उद्योग के तहत बन रही थी, और भारत के ही जो घरेलू स्तर पर जो काम करने वाले लोग थे, परिवार के लोग, तो वही उसका उत्पादन कर रहे थे। तो बहुत अच्छे से कारीगरी करते थे, बहुत महीन कारीगरी करते थे, और उसकी गुणवत्ता और उसको देखने में बहुत प्यारी लगती थी। और जो यूरोप के जो धनी वर्ग के लोग थे वो इसको बहुत पसंद करते थे, और इसी वजह से क्या है, उनकी मांग ज्यादा थी, मांग ज्यादा थी। और जो मशीनों से जो सामान बन रहा था वो एक तो बनता बहुत कम समय में था, उसकी पैसा कम लगता था, लेकिन बात यह थी कि उसमें बच्चों क्या है, उसमें उतनी बारीकी नहीं होती थी, उसमें उतनी महीनता नहीं होती थी, उसमें उतनी सुंदरता नहीं होती थी जितना हाथ से बने हुए कपड़े में होती थी। इस वजह से भी क्या होता था कि शुरुआत में मशीन नहीं लग पा रहे थे, और क्या है, लोग जो जब कपड़े की डिमांड, जो पादरी वर्ग है, जो कुलीन वर्ग है, या जो मध्यम वर्ग है, वो क्या कर रहा है, वो हाथ से बने कपड़ों को ही ज्यादा मांग कर रहा है, तो फिर क्या होगा, मशीनों से बने कपड़े की मांग नहीं होगी, तो जब मांग नहीं होगी तो लोग मशीन क्यों लगाएंगे। ठीक है, तो ये भी बात थी एक, ये समझो बच्चों। जैसे बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपने सुना होगा रोमन साम्राज्य के बारे में। अब ध्यान सुनना, मैं आपको बता रहा हूं रोमन साम्राज्य, ये लगभग यूरोप की 16वीं सेंचुरी के आसपास की मैं बात बता रहा हूं। ठीक है, उससे पहले भी कह लो, रोमन साम्राज्य तो बहुत पुराना है। ठीक है, रोमन साम्राज्य में एक इतिहासकार हुए जिसका नाम है प्लिनी बच्चों, प्लिनी, ध्यान सुनना। प्लिनी कहते हैं कि भारत में की वस्तुओं का इतना ज्यादा मांग है यूरोप में या रोमन साम्राज्य में, कि भारत की, मतलब यूरोप की या रोमन साम्राज्य की जो महिलाएं हैं वो रुमाल तक भारत के सूती कपड़े से बने हुए का उपयोग करती हैं। मतलब रुमाल का उपयोग भी भारत से बने सूती कपड़े से करती हैं। ठीक है, समझ में आ रही मतलब। तो ये इस आलम था, ये चीज था, मतलब इतना ज्यादा हमारे वस्तुओं का क्या है, मांग थी, डिमांड थी। ठीक है, तो ये बात। आगे बढ़े बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, जिन देशों में मजदूरों की कमी होती वहां उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं, ताकि कम से कम मजदूरों का इस्तेमाल करके वे अपना काम चला सके। 19वीं सदी के अमेरिका में यही स्थिति थी। हाँ, अमेरिका में क्या था, वहां पर जनसंख्या कम थी, ठीक है, तो वहां पर क्या है, वहां पर उत्पादन बढ़ाना है, तो वहां पर उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या है बच्चों, मशीनें लगानी होंगी। ठीक है, जैसे यूरोप में भी बच्चों क्या है, यूरोप में बाद में भी आप देखोगे तो यूरोप में बाद में बहुत ज्यादा मशीनों का उद्योगों का क्या है, विकास हुआ। रीजन बिंग की प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ बच्चों, बहुत सारे लोग मारे गए। जब मारे गए तो उनकी आबादी बहुत तेजी से घटी, जब घटी तो बच्चों जाहिर सी बात है ज्यादा ज्यादा उद्योग लगाने होंगे, उत्पादन बढ़ाना है। ठीक है, तो ये इस्तेमाल होता है। क्लियर बच्चों, आगे बढ़े। अब देखो मजदूरों की जिंदगी कैसी थी, मजदूर जो उद्योगों में या जो खेतों में जो काम कर रहे थे उनकी स्थिति क्या थी। देखो कुल मिलाकर मजदूरों का जीवन दयनीय था। क्यों? क्योंकि कम, एक तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी और काम मिलता भी था तो कम मजदूरी मिलती थी, इसलिए भी दयनीय था बच्चों। ठीक है, और जहां काम करते थे काम के घंटे तय नहीं थे तो कब इनसे बहुत अधिशेष काम करवाया जाता था। तीसरा, काम जहां करते थे वो सुविधाजनक स्थिति नहीं होती थी वहां पर। ठीक है, तो ये देखो श्रम की बहुतायता की वजह से नौकरी की भारी कमी थी, नौकरी की बहुत भारी कमी थी। ठीक है रोज, ठीक है। अब देखो नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती, कुनबे कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। जैसे आज भी देख लो बच्चों ना, बहुत सारे एडटेक जो कंपनी होती है, जो बड़े बड़े कंपनीज होती है, अब जैसे मान लो उसमें अपने फैमिली, आपकी फैमिली से या किसी की फैमिली से कोई लगा हुआ तो वो, तो फिर क्या कहेगा, मान लो और कोई उसके परिवार में और कोई काम करने वाला और वहां पर कोई वैकेंसी है तो वो कहेगा कि चलो आप आ जाओ, आप भी आ जाओ, आपके लिए वैकेंसी है। तो क्या हो जान, क्योंकि उसको पता है तो बता देगा कि भाई इनको ले लो, ये मेरे फैमिली के हैं और ये भी काम कर लेते हैं, तो जान पहचान है तो आराम से रख लिया जाता है। तो पहले भी यही था, क्योंकि कोई मान लो किसी परिवार का कोई व्यक्ति है, मजदूरी कर रहा है किसी उद्योग में, तो अब उसको पता है कि कब कौन सी जॉब जाए, किसको हटाया गया है, कौन सी लोगों की जरूरत है, तो क्या है अपने परिवार के लोगों को भी उसमें करा लेते, और ये आसानी होती थी उसमें।
देखो बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों को बीच बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। मतलब क्या होता था, कोई समय ऐसा था जहां पर कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर मौसम के हिसाब से क्या है मजदूरों की मांग बढ़ती थी। जैसे बच्चों शराब शराब जो है ठंड में उसका उत्पादन बहुत ज्यादा होता था। अब जब शराब का उत्पादन का जब समय होता था तो उस समय होता क्या था कि उस समय मजदूरों की बहुत ज्यादा ये लोग क्या करते थे, भर्ती करते थे। लेकिन जैसे ही शराब उत्पादन का समय खत्म होता था वैसे ही क्या है मजदूरों को निकाल देते थे। तो ये मौसमी समय हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये भी है। अब देखो मजदूरों की आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी इसलिए गरीबी थी, ठीक है। उनके जो मैंने बताया क्योंकि मजदूर जो थे आसानी से मिल जा रहे थे, श्रमिक जो है आसानी से मिल जा रहे थे, इसलिए वो क्या है बच्चों बहुत कम मजदूरी मिलती थी लोगों को, मजदूरों को। तो इसलिए भी क्या है इनमें इनकी क्या है गरीबी थी इनमें। तो ये सब क्या थे बच्चों, ये सब क्या थे बच्चों, ये मजदूरों की जिंदगी के बारे में, इनकी दयनीय स्थिति के बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो फिर और देखो, बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि बच्चों जो नई नई मशीनें थी, क्योंकि एक मशीन जो है ना बच्चों 100 लोगों का काम खाली कर लेती थी अकेले, एक मशीन 100 लोगों का। अब वो 100 लोग बेरोजगार मान, तो इसको बच्चों क्या है, ये लोग क्या है मशीनों को क्या है अपनी बेरोजगारी का कारण मानते थे कि इन मशीनों के कारण क्या है हम बेरोजगार हैं, अगर मशीनें नहीं आती तो हमें काम मिलता। और इसीलिए क्या है ये मशीनों से या प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। और इसीलिए देखो कि बच्चों क्या है, जब ऊन देखो यहां पर देखो, जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतें इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी। इन्होंने क्या है विद्रोह कर दिया, हमला करने लगी, क्योंकि ये क्या है मशीनें क्या कर रही थी, औरतों का क्या है काम छीन रही थी और इसलिए चिढ़ भी रही थी। तो इन्होंने क्या है हमला करना शुरू कर दिया, ठीक है। एक तो ये भी था। अब देखो 1840 के दशक के बाद रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई, ठीक है, क्योंकि सड़कों को चौड़ा किया गया, ठीक है, नए रेलवे स्टेशन बने, रेल लाइनों का विस्तार किया गया। ये बच्चों यूरोप की स्थिति है। यूरोप में 1840 के आसपास के आप देखोगे तो यहां पर क्या है, यहां पर अपने देश के विकास के लिए बच्चों क्या है ये लोग रेलवे लाइन, सड़कों का बनाना और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का बनाना, बड़े बड़े भवनों का बनाना, ठीक है, ये सब बनना शुरू होता है। इससे क्या होता है लोगों को काम मिलना शुरू होता है, तो फिर लोगों की थोड़ी सी स्थिति क्या है सुधार होती है। अब स्पेनिंग जेनी क्या है बच्चों, स्पेनिंग जेनी क्या है, एक मशीन है। देखो इसमें क्या होता है, एक सूत काटने की मशीन जो जेम्स हरग्रेव्स द्वारा 1764 में बनाई गई थी। ये याद रखना है, पूछा जाता है स्पेनिंग जेनी मशीन किसने बनाई थी, तो जेम्स हरग्रेव्स द्वारा बनाई गई थी। कब? 1764 में। सूत काटने वाली क्या थी, एक मशीन थी, ठीक है। अब देखो स्पेनिंग जेनी का विरोध क्यों हुआ बच्चों, मैंने आपको बताया कि 19वीं सदी के मध्य तक अच्छे दौर में भी शहरों की आबादी का लगभग 10% अत्यधिक गरीब हुआ करता था। आर्थिक मंदी के दौर में बेरोजगारी बढ़कर 35 से 75% के बीच हो चुकी थी, ठीक है। अब जब हो गई थी, इतनी बढ़ गई थी बेरोजगारी, तो अब और दूसरी बात, आप उद्योगों में क्या है मशीनों का यूज करने लगे हो। अब पहले जो औरतें सूत काटने में काम कर रही थी वो हाथ से काट कर रही थी, अब स्पेनिंग जेनिंग अब मशीन लगाओगे तो अब महिलाओं का काम क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए महिलाओं ने क्या किया, बेरोजगारी की आशंका की वजह से मजदूर नई प्रौद्योगिकी चिढ़ने लगे। जब ऊन उद्योग में स्पेनिंग जेनिंग मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया तो मशीनों पर हमला करने लगे। ये औरतों ने क्या है इस पे बच्चों शुरू किया। अब देखो भारतीय कपड़े का युग बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं बच्चों उपनिवेशिक काल में औद्योगिकरण की बात करेंगे। उपनिवेशिक काल में औद्योगिकरण, क्योंकि भारत उपनिवेश था किसका, ब्रिटेन था। अब ब्रिटेन में भारतीय कपड़े का युग कैसे था बच्चों, इसको समझें बच्चों। देखो एक बात समझना बच्चों, मैं आपको शुरुआत से ही बताते चल रहा हूं कि भारतीय कपड़े का मांग जो है पूरे यूरोप में बहुत ज्यादा थी। क्योंकि जो अगर आप देखोगे बच्चों तो यूरोप के जो व्यापारी थे, या हम कह सकते हैं कि अरब के जो व्यापारी थे, वो क्या करते थे भारत से सूती कपड़े, ठीक है, रेशमी कपड़े को खरीद कर लेकर जाते थे। उसके बाद वो क्या करते थे, इटली के जो व्यापारी, इटली के जो सौदागर थे या जो व्यापारी थे उनको बेचते थे, और वो इटली के व्यापारी जो है पूरे यूरोप में जो क्या करते थे वो सूती कपड़े या रेशमी कपड़े का व्यापार करते थे, बाजार में बेचते थे। ये पूरा सिस्टम था। भारत के सूती कपड़े और उसका जो है डिमांड था, मांग था, क्योंकि ये जो कपड़ा होता था सूती जो था कपड़ा वो बहुत सस्ता, एक तो अच्छा होता था, दूसरा महीन कारीगरी होती थी, ठीक है। क्योंकि महीन जो कपास था वो सिर्फ भारत में ही मिलता था, दुनिया के कई देशों में वो उसका उत्पादन नहीं हो रहा था। यूरोप में अगर कपास का उत्पादन हो भी रहा था तो मोटे कपास का उत्पादन हो रहा था, महीन कपास का उत्पादन नहीं हो रहा था, ठीक है। इस वजह से भी अब देखो
मशीन उद्योग से पहले का युग समझते हैं। अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती कपड़ों का दबदबा था। मैंने आपको बताया बच्चों, अगर हम बात करें तो लगभग 1840 तक, 1840 उसके बाद भी अगर हम बात करते हैं, उसके बाद भी भारत की कपड़े की मांग जो है बच्चों कम नहीं होती है यूरोप में। ठीक है, तो ये बात देखो, उच्च किस्म का कपड़ा भारत से अर्मीनियन और फारसी सौदागर क्या करते हैं। मैंने आपको फारसी सौदागर कौन है, तो यही अरब व्यापारी, जो मैं आप शब्द ले रहा था अरब व्यापारी। ठीक है, जो मैं शब्द ले रहा था अरब व्यापारी क्या करते थे, अभी मैं इसकी डायग्राम बना दूंगा। पंजाब से अफगानिस्तान, ठीक है, पूर्वी फारस और मध्य एशिया लेकर जाते थे। अब देखो मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। जैसे बच्चों आप देखोगे कि ये अगर हम बात करें, ठीक है, काम चलाओ मैंने बना दिया है। ये भारत है बच्चों प्यारा हमारा। अब इस प्यारे भारत की बात करेंगे तो यहां पर अभी अगर बात करें तो पहले ये भी पूरा पार्ट आता था। ठीक है, पाकिस्तान भी आता था हमारे पे। फिर इधर आप देखो तो यहां पर क्या है, यहाँ अफगानिस्तान है। फिर इसके इधर बात देखें तो फारस साम्राज्य है। फिर इसके बाद इधर अगर इधर चला जाएगा तो ये यूरोप है। अब ये क्या करते थे, ये भारत में, ये पंजाब है बच्चों, ये पंजाब है। यहां से सूती कपड़े पूरे भारत से पूरे भारत से सूती कपड़े लेते थे, रेशमी कपड़े, यहाँ भारत के माध्यम से। ये कौन सा, ये भूमि मार्ग है, ये भूमि मार्ग यहां से होते हुए बच्चों अफगानिस्तान से इस तरीके से फारस से होते हुए यूरोप में ले जाते थे। और समुद्र के माध्यम से कहां ले जाते थे, तो समुद्र के माध्यम से बच्चों सूरत बंदरगाह था बच्चों, सूरत बंदरगाह से बच्चों से समुद्र से होते हुए लाल खाड़ी, ठीक है, और लाल सागर और फारसी खाड़ी में बच्चों क्या होते हुए क्या है वहां ले जाते थे। इसी तरीके से यहाँ पर बंगाल में बच्चों हुगली बंदरगाह था। ठीक है, और यहाँ पर कोरोमंडल तट था। इनके माध्यम से साउथ ईस्ट एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया में क्या है भारत के सूती कपड़े और ये सब जाते थे। तो इस तरीके से क्या है पूरा एक व्यापार था हमारा, जो हम पूरे विश्व को है सूती कपड़े निर्यात करते थे। ठीक है, सूती कपड़े क्या कर रहे थे, निर्यात कर रहे थे हम, और बाकी लोग क्या कर रहे थे, खरीद रहे थे। तो आप देखो, अब देखो सूरत, मैंने आपको बताया सूरत, देखो हुगली और मछलीपट्टनम प्रमुख बंदरगाह थे। सूरत, हुगली और मछलीपट्टनम क्या थे, बहुत प्रमुख बंदरगाह थे। मैंने आपको बताया सूरत कहां है बच्चों, देखो सूरत ये है, हुगली यहां पर है, मछलीपट्टनम यहां पर है। ठीक है, तो ये सब क्या थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह थे बच्चों। अब देखो विभिन्न प्रकार के भारतीय व्यापारी तथा बैंकर इस व्यापार नेटवर्क में शामिल थे। व्यापार नेटवर्क में शामिल मतलब कैसे थे, तो ये जो व्यापारी थे ना, ये जो बाहर के देशों को निर्यात कर रहे थे, तो ये यहां पर पैसा लगाते थे। ठीक है, लोगों को बैंक पैसा देते थे, ठीक है, ताकि लोग निर्यात करें, व्यापार, लोगों को एक दूसरे से व्यापार करें, विदेशी व्यापार के थे, तो इसमें पैसा लगाते थे, लोगों को उधार देते थे। इस तरीके से क्या, जो भारत के जो सौदागर थे या जो बैंकर थे वो इसमें शामिल थे। ठीक है, अब देखो दो प्रकार के व्यापारी थे, आपूर्ति सौदागर तथा निर्यात सौदागर। यानी आपूर्ति शुरुआत क्या थे बच्चों, जो सामान की आपूर्ति करते थे, और दूसरा एक ने सामान की आपूर्ति कौन करता था, तो जो देश के अंदर है वो क्या है सामान की आपूर्ति को क्या है सुनिश्चित करता था और बंदरगाह तक लेता था। और बंदरगाह से क्या है जो निर्यातक व्यापारी था वो पूरे विश्व में क्या है उनको जो है सामान को क्या है या कपड़ों को क्या है लेकर जाता था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बंदरगाहों पर बड़े जहाज मालिक तथा निर्यात व्यापारी दलाल के साथ कीमत पर मोल भाव करते थे और आपूर्ति सौदागर से माल खरीदते थे। ठीक है, आपसे मैंने बताया, देखो इसको समझ ले, बहुत आसान वे में समझा रहा हूं। जैसे ये भारत है, भारत में सामान का उत्पादन हो रहा है, यहां से आपूर्तिकर्ता जो सौदागर है वो क्या करता था, सामान लेता था, सामान लेकर क्या है बंदरगाह लेकर जाता, चाहे वो हुगली हो, चाहे वो यहां पर लेकर जाना हो, चाहे तांबू पे। यहां पर जो आपूर्ति सौदागर है वो जो लोकल जो लोग थे, जो उत्पादन करने वाले थे, इनसे सामान खरीदते थे। अब ये बंदरगाह पे ले जाता था, बंदरगाह पे ले जाकर क्या है दलाल से या जो निर्यातक व्यापारी थे इनसे मोल भाव करता था, और मोल भाव करके इसको जो कीमत सही लगती थी वो इनको बेच देता था। इसके बाद निर्यातक व्यापारी क्या है पूरे विश्व में क्या करते थे बच्चों, सामान को क्या है लेकर जाते थे। ठीक है, तो यही बात यहां पर समझाई गई है। ठीक है, अब देखो मशीन उद्योग के बाद का युग क्या था, 1780 के बाद। हालांकि ये 1760 है, 80 नहीं 60 है। ठीक है, 1760 के बाद का काल क्या है बच्चों, अब देखो समझना है। 1750 के दशक तक भारतीय सौदागर के नियंत्रण वाला नेटवर्क टूटने लगा। क्यों टूटने लगा तो आप समझना है, क्योंकि 1750 की आसपास क्या है भारत में हुआ क्या
कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, उसने क्या किया, धीरे धीरे अपना राजनीतिक प्रभाव क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया, धीरे धीरे अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। इसी क्रम में आपने हिस्ट्री में, इतिहास में पढ़ा होगा, प्लासी का युद्ध के बारे में आपने नाम सुना होगा। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, जिसके तहत उन्होंने बंगाल को जीत लिया। फिर 1764 में ही युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध, जिसके तहत उन्होंने बंगाल पर प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिया। इसी तरह उन्होंने साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में 1770 के दशक में आप देखो मराठों को, मैसूर को, ठीक है, इन सबको क्या पराजित कर दिया। हैदराबाद के निजाम को पराजित कर दिया। त्रवणकोर के राजा को अपने कंट्रोल में कर लिया। तो दक्षिण भारत को ये क्या है, प्रत्यक्षता नियंत्रण करने में लगे, बंगाल को नियंत्रण करने में लगे। तो अब इन्होंने भारत के एक बड़े क्षेत्र को क्या है, अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में ले लिया था। और इस वजह से ये क्या करने लगे थे, भारत की राजनीति को प्रभावित करने लगे थे और भारत के राजाओं से बहुत ज्यादा रियायतें लेने लगे थे। रियायत के तहत क्या है, इन्होंने शुल्क लेना, जो ये लोग जो व्यापार करते थे उस पर जो है शुल्क देते थे ये लोग, इन्होंने शुल्क देना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इन लोग मनमानी करने लगे अभी लोग। तो इससे क्या हुआ बच्चों, इससे जो भारत में जो एक व्यापार सिस्टम था, इन्होंने क्या किया, जो व्यापारिक जो व्यवस्था थी इसको अपने अकॉर्डिंग क्या है करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, जो भारत के जो व्यापारी थे, ये जो भारत के विश्व के साथ जो नेटवर्क चल रहा था पुराना, वो क्या है धीरे धीरे टूटने लगा। ठीक है, अभी समझो, देखो फिर क्या हुआ, अब देखो ये समझो, यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ने लगी। मैंने बताया कैसे बढ़ने लगी, जब इन्होंने भारत को जीतना शुरू किया, भारत के राजनीतिक चीजों में क्या हस्तक्षेप करना शुरू किया और भारत के राजाओं से बहुत सारी रियायतें लेना शुरू कर दी। अब देखो, सूरत तथा हुगली जैसे पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए। क्यों कमजोर पड़ गए? क्योंकि इनकी जगहों पर कुछ नए बंदरगाह इन्होंने विकसित कर दिए। जैसे मुंबई बंदरगाह इन्होंने विकसित कर दिया, जैसे इन्होंने हुगली की जगह कलकत्ता बंदरगाह इन्होंने क्या है विकसित कर दिया। अब इनकी जगहों पर क्या है, इन बंदरगाहों से क्या है सामान का निर्यात बहुत ज्यादा होने लगा। ठीक है, अब देखो, बंबई तथा कलकत्ता एक नए बंदरगाह के रूप में उभरे, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर देखो, व्यापार यूरोपीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता था तथा यूरोपीय जहाजों के जरिए होता था। कैसे नियंत्रित हो रहा था बच्चों? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सौदागरों से, जो भी उत्पादक थे, पहली बात उनसे बोला कि आप उत्पादन सिर्फ भारतीय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए करोगे, और सौदागरों से कहा कि अगर आप कोई भी सामान बेचना होगा तो सिर्फ आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बेचोगे, किसी और को नहीं बेचोगे। ठीक है, किसी और को अगर आप बेचोगे तो फिर क्या है, इनको व्यापार करने से मना कर दिया जाता था। तो ये था, और ब्रिटिश सौदागर इसके लिए क्या ज्यादा मोलभाव भी नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो जैसे क्या है, जब ब्रिटेन में, जब भारत में पुर्तगाली कंपनी थी, फ्रांसीसी कंपनी थी, डेनिश थी, डच थी, ये सारी की सारी कंपनियां थी बाजार में, ये भारत के बाजार में थी। दूसरा, भारत का जो बड़े बड़े व्यापारी थे वो भी थे। अब वो उनसे क्या है, ये सौदागर जो होते थे ये मोलभाव कर लेते थे, अपने अकॉर्डिंग, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कर लेते थे। लेकिन इन्होंने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, एक तो भारत के राज्यों को कंट्रोल करना शुरू किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया फ्रांस को भी हरा दिया, डेनिश डच को भी हरा के भगा दिया यहां से। तो अब बचे क्या, पूरा मार्केट पे एकाधिकार इन्होंने कर लिए। तो अब यही सब कुछ क्या है नियंत्रित करने लगे। अब नियंत्रित जब ये लोग करने लगे तो इन्होंने कहा कि सौदागरों से कहा कि तुम हमें ही सिर्फ सामान बेचोगे, किसी और को नहीं बेचोगे। अगर बेचते हुए पता चला तो आपको निकाल दिया जाएगा यहां से। ठीक है, दूसरा, जो उत्पादन करने वाले लोग हैं उनसे कहा कि आप बल्क में हमारे लिए उत्पादन करोगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये लोग क्या करने लगे, धीरे धीरे मार्केट को कैप्चर करने लगे। अब देखो, शुरुआत में भारत की कपड़ा व्यापार में कोई कमी नहीं। 18वीं सदी यूरोप में भी भारतीय कपड़े की भारी मांग हुई। क्यों भारी मांग हुई? क्योंकि अभी भी जो कपड़ा है वो भारत में अभी भी अच्छी तरीके से विकसित मतलब क्या है, बन रहा था, कंट्रोल होने के बावजूद भी। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि हमारा जो मार्केट था वो छोटा था, एक बड़ा मार्केट था, एक बड़ा बाजार हमारा था, बड़ा व्यापार करते थे हम दुनिया से, तो एकदम से तो टूटेगा नहीं, धीरे धीरे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस जो कपड़ा व्यापार को क्या धीरे धीरे उन्होंने नेस्ता नाबूद कर दिया। अब कैसे नेस्ता नाबूद किया तो उसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, आगे हम समझेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लिया, इसका लिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद बुनकरों की स्थिति क्या थी, जो बुनकर थे, जो लोग काम करने वाले थे, उनकी क्या स्थिति। देखो, अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सत्ता स्थापित करने से पहले बुनकर बेहतर स्थिति में थे, क्योंकि उनका उत्पाद खरीदने वाले बहुत खरीदार थे। मैंने बताया क्यों, कौन कौन थे खरीदार, कौन कौन थे बच्चों। तो जैसे फ्रांसीसी कंपनी भी भारत में थी, ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी भारत में थी, ये भी खरीदते थे यहीं से। डच कंपनी भारत में थी, ये भी खरीदते थे। पुर्तगाली थे, ये भी खरीदते थे। ठीक है, अब इतने सारे
जो कह सकते हो मार्केट में व्यापारी हैं, जो बुनकरों से क्या है सामान खरीद सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, और जब थे तो फिर ये क्या करते थे, इनसे मोलभाव भी करते थे, बुनकर इनसे मोलभाव कर लेते थे आसानी से। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, 18वीं शताब्दी के सेकंड हाफ तक आते आते जो भी प्रतिद्वंदी थे उनके, उन सबको हरा के पराजित करके भगा दिया यहां से। अब जब भगा दिया तो बचे कौन, यही, ठीक है। इसकी वजह से भी क्या है, इनको समस्या है। अब देखो, खरीदते थे तथा वे मोलभाव करके सबसे अधिक कीमत देने वालों को अपना सामान बेच देते थे, तो ये स्थिति थी। अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद मैंने आपको बताया बुनकरों की स्थिति 1760 के बाद में निम्नलिखित परिवर्तन आए। क्या क्या परिवर्तन आए 1760 के बाद, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि समझो इसको बात, देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, बंगाल के नवाब को हराया। 1759 में बच्चों क्या हुआ, वेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें इन्होंने क्या किया बच्चों, वेदरा का युद्ध हुआ जिसमें इन्होंने डचों को पराजित कर दिया, ठीक है, डचों को पराजित कर दिया। 1759 वेदरा का युद्ध हुआ। फिर 1760 में बच्चों क्या हुआ, वांडीबास का युद्ध हुआ भारत में ही, जिसमें इन्होंने फ्रांसीसियों को हरा दिया, ठीक है। अब फ्रांसीसी हरा गया। और 1761 में बच्चों क्या हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, आपने पढ़ा होगा इतिहास में, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। उसमें क्या हुआ, इन्होंने मराठों को पराजित कर दिया। अब जो भी शक्तिशाली शक्तियां थी, जो भी शक्तिशाली राजनीतिक शक्तियां थी जो भारत में इनको चुनौती दे रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसने क्या किया, उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबको बारी बारी हरा दी। बंगाल को कैप्चर कर लिया। उधर दक्षिण भारत में इसने क्या कहते हैं 1799 1800 तक आते आते आप देखोगे कि इन्होंने मैसूर को भी पराजित कर दिया। मराठा को तो कमर तोड़ी दी थी, हालांकि मराठे अभी भी मजबूत स्थिति में थे, लेकिन भी कमर तोड़ दी थी। निजाम इनके फेवर में ही चलता था हमेशा। त्रिवनकोट दक्षिण भारत एक छोटा राज्य था, उसको इन्होंने नियंत्रण कर ही लिया था, बंगाल नियंत्रित कर ही लिया था। तो एक बड़ा राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगे थे, ठीक है, एक बड़ा राजनीतिक क्षेत्र इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। अब देखो, भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो गया, मैंने आपको बताया। क्योंकि ये इन सब की स्थिति जो थी, ये सब प्रतिद्वंदी थे, इनको हटा दिया तो क्या हो गया, एकाधिकार हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी। मैंने आपसे बोला ना कि जो बुनकर थे, जो सौदागर थे, उनसे बोला गया कि आप सिर्फ हमें ही सामान को बेचोगे, ठीक है, अदरवाइज और किसी को नहीं बेच सकते। तो एक तो ये कहा गया। दूसरा, कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। ये पूछा जाता गुमास्ता कौन है, तो ये कंपनी के कर्मचारी होते थे जो क्या करते थे, बुनकरों पर निगरानी रखने, उन पर नियंत्रण करने और उनको उनका जो है उनके जो कपड़े जो बना रहे थे उसकी जांच करने के लिए क्या है, एक अधिकारी था, ठीक है। तो ये कर दिया। अब बुनकरों को कंपनी से मिलने वाली कीमत बहुत ही कम होती थी। क्यों? क्योंकि वही कहते थे कि अब जाहिर सी बात है कि भाई मार्केट में कोई, बाजार में कोई और प्रतिद्वंदी है नहीं, तो खरीदने वाला कौन है, सिर्फ एक ही, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही तो तय करेगी कि वस्तु का दाम क्या होना चाहिए। अब ये कम दाम पर क्या है, बुनकरों से सामान खरीदते थे। इस वजह से क्या है, इनकी स्थिति क्या है, कमजोर हो गई बच्चों। इस वजह से क्या है, इनकी स्थिति कमजोर हो गई, ठीक है। तो इसको पीछे इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, और इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है, ओके की रिपोर्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम बात करेंगे भारत में मैनचेस्टर का आना। देखो इसको समझते हैं बच्चों। देखो 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पतुलो ने क्या कहा था, कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता। किसके बारे में कह रहा है, तो सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, और क्या है, मसाले, ये सब क्या है, इनकी जो है मांग पूरे विश्व में थी, भारत की इन वस्तुओं का, ठीक है। इसीलिए वो कह रहा है कि जो हेनरी पतुले वो कह रहे हैं कि भारत की वस्तु की मांग कभी भी कम नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता। लेकिन अगर आप बच्चों देखोगे, लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी, जो लंबे समय तक जारी रहे। अब भारत के कपड़े के निर्यात में गिरावट आने लगी, इसके पीछे का पर्पस, कारण क्या है, तो बच्चों एक चीज समझना है। पहली बात तो यह है कि बच्चों आप देखोगे कि 19वीं सदी तक आते आते, अब ध्यान सुनना बच्चों, 19वीं सदी तक आते आते हुआ क्या था कि ब्रिटेन में बड़े बड़े उद्योग बन चुके थे। अब इन उद्योगों के लिए जो उद्योग थे, ब्रिटेन के जो उद्योग थे,
उन उद्योगों के लिए बच्चों क्या थे, कच्चा माल चाहिए था, ठीक है, कच्चा माल चाहिए था, ठीक है। तो कच्चा माल इनको कहां से मिलता था, तो जो क्योंकि कपड़ा बनाने के लिए सूत चाहिए, कपास चाहिए, कपास का उत्पादन कहां हो रहा था, तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि बच्चों ये अमेरिका से कपास का आयात करने लगे, ठीक है। ये भारत से भी कपास आयात कर रहे थे, भारत से भी क्या है बच्चों, कपास का क्या है बच्चों, कपास है क्या है, अमेरिका, और भारत से क्या कर रहे थे, दूसरा पेज ही ले लेता हूं, मैं सोच रहा था कि नहीं लेना पड़ेगा। देखो जो ब्रिटेन की जो या जो यूरोप ब्रिटेन के जो उद्योग थे, जो कपास उद्योग थे, जो कपड़ा उद्योग थे, ठीक है, जो कपड़ा उद्योग थे, उनके लिए क्या था बच्चों, कच्चा माल। तो ये कपास का कच्चा माल होता था। कपास कहां से मंगाते थे, तो ये अमेरिका से मंगाते थे बच्चों, ठीक है, और भारत से भी मंगाते थे बच्चों, ये भारत से, ठीक है। तो भारत से क्या कर रहे थे वो, कपास मंगाने लगे, कपड़े की जगह क्या करने लगे, कपास। कपास कच्चा के माल के रूप में क्या है, इनके उद्योगों में जाता था, इनके उद्योग कपड़े बनाते थे और इसके बाद क्या वो यूरोप के मार्केट में उसको बेचते थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि आप देखोगे कि 19वीं सदी के शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में क्या है, गिरावट आने लगी, ठीक है, जो लंबे समय तक जारी रही। और 1811-12 में भारत में होने वाली निर्यात में सूती कपड़े की हिस्सेदारी 33% थी, जो 1850-51 तक आते आते मात्र 3% रह गई। सोचो कहां हम 33% थे 1811-12 में, और कहां हम 50 तक आते आते मात्र कितने सालों में बच्चों, मात्र 29, अगर हम बात करें तो मात्र बच्चों 38 सालों में, है ना, 38-39 सालों में मात्र आप देखो कि हम 30% घट गया हमारा निर्यात। कपास सूती कपड़ों का जो निर्यात है वो 30% घट गया। अब उसकी जगह क्या निर्यात होने, कपड़े की जगह क्या करने लगे बच्चों, निर्यात कच्चे माल का है बच्चों, निर्यात होने लगा। देखो यहां समझो, आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसा क्यों हुआ बच्चों, ऐसा क्यों, इसको समझते हैं। ये वाला स्क्रीनशॉट लिया बच्चों, ये स्क्रीनशॉट लिया, ये समझे कि भारत में सूती कपड़े का जो उत्पादन हो रहा था उसका निर्यात जो है क्यों कम हुआ, और उसका, ठीक है, ये समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऐसा क्यों हुआ बच्चों, ऐसा देखो जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहां के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई देने लगे। क्योंकि बच्चों होता क्या है, जैसे मान लो उद्योग लग गया, ठीक है, ब्रिटेन में उद्योग लग गया, अब है क्या, भारत के बने हुए कपड़े आ रहे हैं। अब मान लो एक कपड़ा उद्योग है, ठीक है, ध्यान सुनना, कपड़ा उद्योग है, अब इनका कपड़ा बन रहा है और भारत से अच्छे किस्म का कपड़ा आ रहा है, तो भारत के कपड़ों की जो है इनके बाजार में क्या थी, डिमांड थी, मांग थी, और लोग अच्छा पहनते भी थे उसको। तो होता क्या था कि इनके जो यहां के जो उद्योगपति थे ब्रिटेन के, उनका जो कपड़ा था जो ये उद्योगों में बना रहे थे वो बिक नहीं रहा था, इससे इनको नुकसान हो रहा था। तो इन्होंने क्या है अपनी सरकार पर क्या है दबाव डालना शुरू किया और कहा कि जो बाहर से निर्यात किए जाने वाले या सॉरी आयात किए जाने वाले कपड़ों पर क्या लगाना चाहिए, विदेश शुल्क लगाना चाहिए, है ना, शुल्क लगाकर क्या है, शुल्क लगाना चाहिए। शुल्क लगा क्यों लगाते हैं, ताकि क्या है अपने उद्योगपति और अपने व्यापारियों को किसी भी देश को, कोई भी देश है, कोई भी देश किसी देश बाहर से आयातित कपड़ों पर या सामानों पर शुल्क इसलिए लगाता है ताकि अपने देश के उद्योगपति और अपने व्यापारियों को क्या है संरक्षित किया जा सके। और इसी का क्या है इन्होंने दबाव डाला, इन्होंने ब्रिटेन सरकार से कहा कि जो भी भारत से हम आयात कर रहे हैं, जो भी ब्रिटेन में भी कपड़ा आ रहा है या जो भी वस्तु आ रही है उस पर क्या करना चाहिए, उस पर शुल्क लगाए, उस पर आयात शुल्क लगा देना चाहिए, ठीक है। तो यही किया। अब देखो इंग्लैंड के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयातित कपड़े पर आयात शुल्क वसूल करे, जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सके। अब देखो जैसे मान लो जैसे ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन के उद्योगपति यहां पर उद्योग लगाकर बैठे हैं, और ठीक है उद्योग लगाकर बैठे हैं, थैंक यू। अब उद्योग लगाकर बैठे हैं तो फिर देखो यहां से क्या हो रहा है, बाहर से मान लो भारत से ये कपड़े जा रहे हैं, यहां पर भारत से कपड़े जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर जैसे इनके बॉर्डर पे आएगा यहां पर आयात शुल्क लगा दिया जाएगा। अब मान लो जो कपड़ा यहां पर आ रहा था वो 5 रुपए में था, ठीक है, एक कपड़ा मान लो 5 रुपए में था। अब आयात शुल्क इन्होंने कितने लगा दिया, इन्होंने लगा दिया मान लो 3 रुपए आयात शुल्क लगा दिया। अब कपड़ा कितने हो गया 8 रुपए का कपड़ा हो गया। अब अगर व्यापारी को या बड़े बड़े बिजनेसमैन को, अगर व्यापारियों को अगर प्रॉफिट कमाना है तो क्या करना पड़ेगा, कपड़ा 8 रुपए में बेचना पड़ेगा। और यहाँ के उद्योगपति क्या है, कपड़ा यहीं पर उत्पादन कर रहे हैं, इनका आयात शुल्क लग नहीं रहा, इनको बनाने में कपड़ा 5 रुपए लग रहा है, अब ये 6 रुपए में बेचेंगे। सोचो 6 रुपए में कपड़ा है वही और वही 8 रुपए में, तो कौन खरीदा जाएगा, 6 रुपए वाला खरीदा जाएगा। ये था। इससे आयात शुल्क से क्या होता है, वस्तु की क्या होता है कीमत बढ़ जाती है।
ठीक है, आराम, प्रतिस्पर्धा में नहीं। अब देखो दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में भी बेचे। ठीक है, और जो उन्होंने कहा, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो भारत से सिर्फ कपड़े लेकर आ रही है, अब क्या करें कि ब्रिटेन के उद्योग में बने हुए कपड़ों का भी क्या है भारत के बाजारों में क्या है बेचे, ये कहा उन्होंने। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर देखो आगे, देखो 18वीं सदी के अंत तक भारत में सूती कपड़ों का आयात ना के बराबर था। 18वीं शताब्दी तक मतलब क्या है 1799 तक यहां क्या है भारतीय सूती मतलब सूती कपड़ों का आयात नहीं किया जाता था, सब हम क्या है सिर्फ बेच रहे। लेकिन 1850 तक आते आते कुल आयात में 31% सूती कपड़े का था, यानी हम क्या करने लगे, अब सूती कपड़े का आयात भी करने लगे। ठीक है, कितना 31% तक। हम पहले सिर्फ सूती कपड़े का निर्यात कर रहे थे, हम बेच रहे थे, हम किसी से खरीद नहीं रहे थे। लेकिन 1850 तक आते आते 31% सूती कपड़े का क्या हम आयात करने लगे। ठीक है, और 1870 के दशक तक यह हिस्सेदारी बढ़कर 50% से क्या बच्चों ऊपर चली गई। आप सोचो कहां हम सूती कपड़े के निर्यातक थे और कहां हम सूती कपड़े के आयातक हो गए। ऐसा हुआ कैसे बच्चों, ऐसा कैसे हुआ कि हमारे देश के लोग अपने देश की बने हुए सूती कपड़े को ना खरीद कर बच्चों क्या है इनके देश के कपड़ों को क्या है खरीदने लगे। ऐसा इसलिए होगा बच्चों क्योंकि इनके उद्योग में बने हुए जो कपड़े थे वो, एक तो ये लोग बहुत अब मशीन है तो मशीन में कम समय में ज्यादा उत्पादन करते थे, तो ये बहुत ज्यादा उत्पादन कर रहे थे। एक तो बल्क में उत्पादन कर रहे थे, और बल्क में उत्पादन करते थे तो ये कम पैसे पर, अब कम पैसे भाई मान लो एक हाथ से बनाने में एक कपड़े को जहां ज्यादा समय लग रहा है तो उसमें क्या होगा भाई, उसका प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या उस पर ज्यादा पैसा लेंगे, उसका मूल्य बढ़ जाएगा। लेकिन वही मशीनों में कम समय में ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं तो हम कम दाम पर भी क्या अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये क्या करते थे, मार्केट भारत में कपड़े लेकर आते थे। अब दूसरी, भारत में इन्हीं का सरकार थी, इन्हीं की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कहती, भारत में आने वाले कपड़े पर किसी तरीके कोई आयात शुल्क भी नहीं लगा रही थी, तो इनको किसी तरीके का टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा था, कोई शुल्क नहीं देना पड़ रहा था। अब ये आते थे तो इनकी मशीन में बने हुए इस वस्तु का दाम मान लो 5 रुपए है तो ये 6 रुपए में बेच देते थे, इनको प्रॉफिट हो जाता था। लेकिन भारतीयों को एक वस्तु उत्पादन करने में समय लगता था, उसमें काफी चीजें कारीगरी करने में समय लगता था, तो उसको क्या है उसमें समय, अब उसको दाम ऊपर ज्यादा रहता था, मूल्य ज्यादा रहेगा। मान लो भारत की जो वस्तु है उसका मूल्य 10 रुपए है, ठीक है, उसका मूल्य कितना है बच्चों 10 रुपए, ठीक है, और ब्रिटेन में बनी हुई वस्तु का मूल्य 6 रुपए। तो आप सोचो भारतीय जो लोग हैं वो क्या करेंगे, किसको खरीदेंगे, ये 6 रुपए वाली खरीदेंगे, 6 रुपए वाली खरीदेंगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, भारत से क्या हुआ, धीरे धीरे आप देखोगे कि भारत में यूरोपियन जो कपड़े थे, जो सूती कपड़े बने हुए कपड़े थे, उनकी जो है भारत में मांग बढ़ने लगी क्योंकि वो सस्ते होते थे। और जो उद्योगपति थे, जो भारत में बने हुए परंपरागत उद्योग से बने हुए जो सूती कपड़े थे, उनकी मांग भारत में धीरे धीरे कम होने लगी। भारत में नहीं, पूरे विश्व में भी धीरे धीरे क्या है कम होने लगी। और जब कम होने लगी तो धीरे धीरे यही स्थिति क्या होती है कि भारत के जो उद्योग होते हैं, जो परंपरागत उद्योग होते हैं, वो धीरे धीरे नष्ट भी होने लगते हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा, उनको लाभ नहीं हो रहा, उनका कपड़ा बिक ही नहीं रहा है। तो वो क्या करेंगे, उद्योगों को बंद कर देंगे। और जैसे जैसे देखिए क्या धीरे धीरे जब उद्योग बंद होते जाते हैं तो देश में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी की स्थिति क्या है बच्चों आने लगती है। ठीक है, और इसीलिए बच्चों बाद में आप देखोगे कि जब हमारे देश में जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चलता है तो उस समय के जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनकारी जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि भारत में आने वाले जो आयात किए जाने वाले जो भी वस्तुएं हैं उन पर शुल्क लगा दिया जाना चाहिए ताकि भारत के उद्योगपतियों को संरक्षित किया जा सके। क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि क्या है हम प्रतिस्पर्धा कर सकें। लेकिन अभी ये प्रतिस्पर्धा कर ही नहीं पा रहे हैं। ब्रिटेन की वस्तु का मूल्य 6 रुपए, इनकी वस्तु का मूल्य 10 रुपए, तो 6 रुपए वाली वस्तु को लोग खरीदेंगे। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ जाए। अब देखो मैनचेस्टर के आगमन से भारतीय बुनकरों के सामने आई समस्या, क्या क्या समस्याएं थी। तो देखो पहली समस्या इसको समझो, भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा और बाजार मशीनों की बनी चीजों से पट गया था। ठीक है, भारतीय कारखानों में क्या है बच्चों उत्पादन होने लगा था और बाजार मशीनों की बनी चीजों से क्या है बच्चों पट गया था, मैंने यही बताया आपको। और बुनकर क्या थे, वो छोटे स्तर पर छोटे छोटे उनका घरेलू स्तर पर क्या है उस उत्पादन कर रहे थे, एक तो ये था।
वस्तुएं, बाजार की बनी हुई वस्तु इतनी ज्यादा मार्केट में आ गई थी कि उनकी उनकी जो मांग है, उनकी जो डिमांड है वो बाजार में होने लगी थी। फिर देखो स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातित मालों की भरमार थी। मैनचेस्टर कहां था बच्चों? ये ब्रिटेन, लंदन में बच्चों। कम लागत पर मशीनों से बनने वाले आयातित कपास उत्पाद इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। मैंने आपको बताया था कि मशीनों से बने जो कपास के जो उत्पाद थे वो बहुत सस्ते होते थे और बुनकरों के बने हुए जो उत्पाद होते थे वो महंगे पड़ते थे, और इसी वजह से क्या है, ये बाजार में क्या है, उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे और इसी वजह से भी नष्ट हो गए। अब देखो, उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी, अच्छी कपास भी नहीं मिल पा रही थी। उसके पीछे का रीजन क्या था? ध्यान सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। होता क्या था कि भारत का कपास अच्छा होता था। ध्यान से सुनना बच्चों, भारत का कपास का अच्छा होता था, भारत में महीन किस्म का कपास का उत्पादन होता था। हुआ क्या बच्चों कि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, जब अमेरिका का आंदोलन, जब कहां गया, हाँ ये, जब अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, जब अमेरिकी के स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ये कब से कब शुरू हुआ बच्चों? तो 1776 से लेकर 1783 तक, लगभग 7 सालों तक ये लोग, अमेरिका के जो लोग थे, जो 13 कॉलोनियल थे, जो 13 उपनिवेश थे, वो मिलकर क्या है, अमेरिका को आजाद कराने के लिए संघर्षरत थे और वो ब्रिटेन के खिलाफ क्या है, संघर्ष कर रहे थे। होता क्या था बच्चों, ब्रिटेन की उद्योग के लिए, ध्यान सुनना बच्चों, ब्रिटेन के उद्योग के लिए कपास कहां से आता था बच्चों? तो वो ज्यादातर कपास अमेरिका से आ रहा था। लेकिन जब 1776 से 1783 के बीच में जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चलने लगा, तो ब्रिटेन में आने वाला जो कपास था, जो अमेरिका से आने वाला कपास था, वो बाधित हो गया। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत की तरफ रुख करना देखना शुरू किया। अब ब्रिटेन की जो बड़े बड़े व्यापारी थे, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो क्या करने लगी, भारत की जो कपास था उसका जो है निर्यात करने लगी। ठीक है, भारत में अच्छे किस्म का जो आयात जो कपास था उसको ले जाती क्या, कहां, ब्रिटेन ले जाने लगी। तो भारतीय जो उद्योगपति थे उनको क्या है, या बुनकर थे, उनको क्या है वो बच्चों, वो अच्छे किस्म का कपास जो है मिल ही नहीं पा रहा था, अच्छे किस्म का कपास मिल ही नहीं पा रहा, क्योंकि पूरा सारा का सारा कपास कौन ले जा रहा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ले जा रहे थे ब्रिटेन के उद्योगों के लिए। तो इस वजह से भी क्या है, उनको अच्छे किस्म का क्या है, कपास नहीं मिल पा रहा था। ये देखो, उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी जब अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ। मैंने बताया ना, 1776 से लेकर 1783 के बीच में ये युद्ध चला और अमेरिका से कपास की आमद बंद हो गई। किसके लिए? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मंगाने लगा, ठीक है, कच्चा मंगाने लगा। भारत से कच्चे कपास के निर्यात में इस वृद्धि से उनकी कीमत आसमान छूने लगी। ठीक है, अब क्या करें, भारत से कच्चे कपास के निर्यात में इस वृद्धि से उनकी जो कीमत थी वो बहुत क्या है, आसमान छूने लगी। ठीक है, तो एक तो ये भी समस्या है। ठीक, आगे बढ़े बच्चों, चलो अब देखो, फिर और देखो, 19वीं सदी के अंत तक भारत में फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादन शुरू तथा भारतीय बाजार में मशीनी उत्पाद की बाढ़ आ गई। मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज्यादा यहां पर क्या है, पट गए मशीनी बाढ़ उत्पाद से। देखो, अब समझते बच्चों फैक्ट्रियों का आना। अब क्या होगा, जब भारत में छोटे छोटे परंपरागत उद्योग नस्तानाबूद होने लगे, नष्ट होने लगे, क्योंकि जो मशीनों से बने जो उत्पाद थे उनके सामने जब वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे, तो जो उद्योग थे, जो परंपरागत उद्योग थे, वो क्या थे, वो नष्ट होने लगे। अब जब वो नष्ट होने लगे तो क्या होगा, जो बड़े बड़े भारत के उद्योगपति हैं, जो बैंकर हैं, वो क्या करेंगे, अपने खुद के उद्योग क्या है स्थापित करने का प्रयास करेंगे भारत में। उसी क्रम में क्या होता है, बहुत सारे उद्योगपति जो है भारत के, वो क्या करते हैं, भारत में मशीनों को या फैक्ट्रियों को लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो, भारत में कारखानों की शुरुआत कब हुई थी? बंबई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी और 2 साल बाद उसमें उत्पाद होने लगा। 1862 तक वह ऐसी 4 मिलें काम कर रही थी। बंबई में पहली बार तो क्या है बच्चों, कपड़ा मिल लगी। ठीक है, बंबई में कब? 1854 में। अब देखो, बंगाल में बच्चों, बंगाल में एक जगह है बच्चों, रिसरा में देश की पहली जूट मिल 1855 में और दूसरी 7 साल बाद 1862 में
चालू हुई। तो बंगाल में जूट मिल शुरू हुई, क्योंकि जूट का उत्पादन कहां होता है बच्चों, तो बांग्लादेश, जो आज हम बांग्लादेश कह रहे हो, वही पहले बंगाल हुआ करता था। पहले उड़ीसा, झारखंड, बिहार और बच्चों असम का बहुत बड़ा इलाका, और जो बंगाल है, जो वेस्ट बंगाल है, ठीक है, जो बांग्लादेश है आज, और जो पश्चिम बंगाल है, वो सबको मिला दिया जाए, उसको बंगाल कहा जाता था। वहां पर क्या था बच्चों, जूट का उत्पादन होता था बहुत अच्छा, और आज भी बंगाल में, बांग्लादेश में सॉरी, जूट उत्पादन अच्छा होता है। तो जूट की जो है उद्योग, जो मिल है, जूट मिल जो है, वो कहा है बंगाल में रिसरा में खोली गई। ठीक है बच्चों। कानपुर में 1860 के दशक में एल्गिन मिल की शुरुआत हुई बच्चों। ठीक है। अहमदाबाद में भी इसी अवधि में पहली कपड़ा मिल चालू की गई, अहमदाबाद में बच्चों। ठीक है। फिर देखो 1874 में मद्रास में भी पहली कताई और बुनाई मिल खुल गई। तो ये बच्चों क्या है, कुछ मिलें खोली गई, कुछ उद्योग, जो मशीनें खोली लगाए गए, कुछ उद्योग लगाए गए। कहां पर बच्चों, भारत में अलग अलग जगह पे लगाए गए। सबसे पहले कपड़ा मिल कहां खोला गया बच्चों, कपड़ा मिल अगर आप बात करें तो बंबई में 1854 में खोला गया। जूट मिल सबसे पहले कहां खोला गया, तो बंगाल के रिसरा में बच्चों 1855 में खोला गया। ठीक है। तो ये अलग अलग जगह पर क्या है, अलग अलग उद्योग जो है खोले जा रहे थे। ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं बच्चों प्रारंभिक उद्यमी, यानी जो उद्योग लगा रहे थे, जो ये कपड़ा मिल खोल रहे थे, जो जूट मिल खोल रहे थे, एल्गिन मिल खोल रहे थे, ये जो अलग अलग मिल जो खुल रही थी, इनको कौन उद्योगपति थे शुरुआत में, जो पैसा उनके कौन ऐसे लोग थे भारत में जो काफी अमीर थे, या इनके पास पैसा कैसे आ रहा था जिन्होंने उद्योग खोले। ठीक है। इनके बारे में हम समझते हैं थोड़ा सा। अब देखो, देश के विभिन्न भागों में तरह तरह के लोग उद्योग लगा रहे थे। देखो, बहुत सारे व्यावसायिक समूहों का इतिहास चीन के साथ व्यापार जमाने से चला आ रहा था। ठीक है। बहुत सारे जो हमारे, क्योंकि हमने आपको बताया कि भारत के जो सूती कपड़े थे, या जो रेशमी कपड़ा था, वो क्या था, उनका उसका निर्यात जो है भारत में हम करते थे, भारत से कहां करते थे, तो अगर हम बात करते हैं तो यूरोप में करते थे, दक्षिण पूर्व एशिया में करते थे, चीन को भी करते थे बच्चों। उसी, और हम भारत से चीन को क्या करते थे बच्चों, अफीम का भी बच्चों हम क्या है, निर्यात करते थे भारत से चीन में क्या, भारत में क्या होता था, अफीम का उत्पादन होता था, और हम वहां जाके उसको निर्यात करते थे। तो अब ये सारी चीजें क्या है, हम निर्यात करते हैं। इसी निर्यात के क्रम, इसी नेटवर्क में क्या है, बहुत सारे भारतीय जो व्यापारी थे, जो बुनकर थे, या हम कह सकते हैं, या जो बैंकर थे, वो इस नेटवर्क में शामिल थे, और इसके तहत उन्होंने क्या है, बहुत सारा पैसा कमाया। जब ये नेटवर्क टूटा तो उन्होंने क्या है, एक विकल्प के तौर पर क्या है, उद्योग लगाने शुरू कर दिए। ठीक है। अब 18वीं सदी के आखिर से ही अंग्रेज भारतीय अफीम का चीन को निर्यात करने लगे थे। मैंने आपको बताया था ना, चीन में क्या करते थे, भारत में चीन का उत्पादन होता था। ठीक है। भारत में चीन का उत्पादन होता था, और चीन से क्या कर भारत में अफीम का उत्पादन होता था, और अफीम को क्या है, चीन में ले जाकर बेचा जाता था। ठीक है। एक समय ऐसा था कि बच्चों, जो अफीम, चीन के लोगों को एकदम अफीम का नशेड़ी बना दिया था इन्होंने। ठीक है। क्योंकि नशा के माध्यम से इन्होंने चीन को बहुत बड़े क्षेत्र पर क्या कब्जा कर लिया, चीन को लोगों को क्या है, अफीम की लत लगा दी थी। ठीक है। तो ये सारी चीजें इन्होंने की थी, निर्यात करने लगे। उसके बदले में वे चीन से चाय खरीदते थे जो इंग्लैंड जाती थी। ठीक है। चीन में, क्योंकि अगर हम बात करें तो चीन का थोड़ा सा क्लाइमेटिक कंडीशन या जलवायु दशा ऐसी है जहां पर चाय का उत्पादन बहुत अच्छे से हो सकता है। ठीक है। तो वहां से, यहां से क्या है, भारत से अफीम लेकर जाते थे, और वहां से चीन से चाय लेकर आते थे, और वो यूरोप लेकर जाते थे। और एक बात ये समझना है बच्चों की, जैसे भारत में आज भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अफीम का उत्पादन होता है, और अफीम उत्पादन करने के लिए, ध्यान सुनो बच्चों, ऐसा नहीं कि अफीम उत्पादन नॉर्मली जो हम लोग फसल का उत्पादन करते हैं वैसे कर सकते हैं, कोई भी अफीम का उत्पादन कर सकते हैं, तो कोई भी अफीम का उत्पादन नहीं कर सकता है। अफीम का उत्पादन करने के लिए आपको लाइसेंस लेना होगा, और आपको यह बताना होगा कि हम इतने एरिया में इतने अफीम का उत्पादन कर रहे हैं, ये सब बताना होता। मतलब अगर बिना बताए आपने अगर अफीम का उत्पादन कर रहे हो तो आप इलीगल तरीके से अफीम का क्या उत्पादन कर रहे हो। जैसे हमारे पास में एक एरिया है, बाराबंकी क्षेत्र पड़ता है, वहां पर अफीम का उत्पादन होता है, तो लोगों को लाइसेंस लेना पड़ता है उसके लिए। ठीक है। आपको गवर्नमेंट को बताना होगा कि हम अफीम का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि ये नशीला पदार्थ है ना, तो ये इसके लिए क्या है, आपको बताना पड़ता है पहले से। ठीक है। चलो, अब इसका आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़े। अब देखो, इस व्यापार में बहुत सारे भारतीय कारोबारी सहायक की हैसियत में पहुंच गए थे, मैंने आपको बताया था। ठीक है। वे पैसा उपलब्ध कराते थे, यानी मैंने बताया बैंकर के रूप में काम कर रहे थे। आपूर्ति सुनिश्चित करते थे, यानी व्यापारी के रूप में करते थे। माल को जहाजों में लाद कर रवाना करते थे।
तो ये काम कर रहे थे, इसी से पैसा कमा रहे थे भारत के लोग। अब व्यापार से पैसा कमाने के बाद उनमें से कुछ व्यवसायी भारत में औद्योगिक उद्यम स्थापित करने लगे। जैसे कौन कौन? बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर। ये द्वारकानाथ टैगोर वही है बच्चों जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ही परिवार के ही हैं बच्चों। ये जो द्वारकानाथ टैगोर जी हैं ये रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार के ही, ठीक है। और एक चीज मैं आपको एक मजे की बात आपको बच्चों बताता हूं, ये जो द्वारकानाथ टैगोर जी है ना, ये टैगोर नहीं है बच्चों, ये लोग ठाकुर थे। द्वारकानाथ ठाकुर होते थे। अंग्रेज लोग बच्चों ना ठाकुर नहीं बोल पाते थे, वो टैगोर बोलते थे, ठकोर बोलते थे। तो इसी वजह से क्या है, प्रोनाउंसिएशन भी बच्चों क्या है ऐसा ही हो गया, टैगोर हो गया। और जो रविन्द्रनाथ ठाकुर, वो टैगोर जिनको हम बोलते हैं, वो वास्तव में टैगोर नहीं है, वो ठाकुर थे, रविन्द्रनाथ ठाकुर। उनका अगर जो पुरानी जो टेक्स्ट हैं, जो उन्होंने खुद की टेक्स्ट लिखी हुई, उन टेक्स्ट को जब आप पढ़ोगे या उनके बारे में जिसने लिखा उन टेक्स्ट को जब आप पढ़ोगे तो उसमें ठाकुर लिखकर आता है। टैगोर जो है, अंग्रेज जो है ठाकुर नहीं बोल पाते थे, इसलिए वो लोग टैगोर बोलते थे। तो यहां से क्या है, नाम गलत कर दिया, मतलब नाम बिगाड़ना। जैसे भारत में नहीं कहते हैं कि नाम बिगाड़ दे तुम, तो वही अंग्रेजों ने क्या है हमारे बहुत सारे लोगों को नाम बिगाड़ दिया। एक बात मुझे ये भी नहीं समझ में आती, जैसे हम लोग जो भारत में जो हमारे प्रभु श्री राम है, तो हम लोग राम बोलते हैं। तो राम की स्पेलिंग क्या बच्चों? राम मतलब RAM, राम हो गया। अब अंग्रेज भी रामा बोलने लगे। भाई रामा मतलब क्या? तुमने पूरा नाम का अर्थ का अनर्थ ही कर दिया राम से। रामा, रामा नहीं बच्चों, राम बोल। और हम लोग भी बच्चों इंग्लिश में लिखते समय रामा ही लिख रहे हैं। अजब गजब का मतलब वो चल रहा है, स्कैम चल रहा है एक तरीके से देखा जाए। भाई कृष्ण होता है ना, और हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, कृष्णा बोलते हैं। कृष्णा का मतलब समझते हो ना बच्चों? उनकी जो सखी थी द्रौपदी, उनको कृष्णा बोला जाता था। अब आप सोचो, हम इंग्लिश में कृष्णा लिख रहे हैं तो मतलब द्रौपदी को लिख रहे हैं, कृष्ण नहीं लिख रहे हैं। तो आप सोचो, अंग्रेज बोल नहीं पाते थे, प्रोनाउंस नहीं कर, उसको बोल नहीं पाते थे, इसलिए वो उसमें उच्चारण में अपना करते थे। अब हम भी उसी को अनुकरण कर रहे हैं। मतलब अनुकरण करने का मतलब ये कि अच्छी चीजों का अनुकरण, कुछ भी अनुकरण करिए जा रहे हैं, जो भी मन कर रहा है वो बोलते जा रहे हैं। अरे भाई थोड़ी तो बुद्धि लगा लो। तो ये चीज है। अब एक अंग्रेज क्या कहते हैं, एक शेक्सपियर हुए हैं जो कहते हैं नाम में क्या रखा है, तो भैया नाम में बहुत कुछ रखा है। नाम इधर उधर कर देने से चीजें बदल जाती हैं। नाम में बहुत रखा है, बहुत कुछ रखा है, ठीक है। वो कहते हैं गुलाब को गुलाब नहीं कहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खुशबू तो देगा। भाई खुशबू देगा, लेकिन गुलाब को गुलाब कहना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो पहचानोगे कैसे? तो नाम में बहुत कुछ रखा है, ठीक है। तो यही चीज है। मतलब आप सोचो ना कि हम नाम, वो अंग्रेज लोग नाम ले नहीं पा रहे थे, इस वजह से वो अपने जिस हिसाब से बोल पाते थे वो बोल रहे थे। राम को रामा, कृष्णा को कृष्ण को कृष्णा, ठीक है। अब हम भी वही कर रहे हैं, अंग्रेजी में कृष्ण को कृष्णा बोल रहे हैं। गजब बात है। अब जानते हो ना आप लोग कृष्णा का मतलब क्या होता है? उनकी जो सखी थी द्रौपदी, उनको कृष्णा बोला जाता है। तो आप सोचो, एक तरीके से आप अंग्रेजी में अगर कृष्णा बोल रहे हो तो मतलब द्रौपदी को बोल रहे हो, कृष्ण को तो बोल ही नहीं रहे हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। है ना, मत समझ में आ गया ना। रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं, टैगोर नहीं है। टैगोर तो अंग्रेज लोग बोलते थे ना। मतलब सोचो, वो लोग एक तो यहाँ के लोगों को हीन समझते थे, दूसरा हमारा नाम भी बिगाड़ देते थे। आजकल अगर कोई नाम बिगाड़े तो मारपीट हो जाए, उस समय अंग्रेज बिगाड़ रहे थे, हम कुछ कर भी नहीं पा रहे थे क्योंकि वो बोल ही ऐसे रहे थे, ठीक है। पावरफुल उनकी वो पावरफुल थे, शक्तिशाली थे, ठीक है। तो कुछ कर सकता है, शक्तिशाली कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अब देखो व्यापार, यहां पर देखो, बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया, ठीक है। और वे उद्योगों में निवेश करने लगे। बंबई में दिनसा पेटिट और जे टाटा, है ना, जेएन टाटा, ठीक है। इसी में जो अभी हमारे बिलियनर्स में अगर आप कह लो कि रतन टाटा जी अभी, ठीक है, वो हैं, ठीक है, उन्हीं की फैमिली के रतन टाटा जी। हालांकि उनका क्या है, देहांत हो गया बच्चों, है ना, रतन टाटा जी का देहांत हो गया है। सेठ हुकुमचंद ने कलकत्ता में 1917 में पहली जूट मिल लगाई, ठीक है, ये हुकुमचंद है। फिर देखो जीडी बिरला ने भी यही किया। बिरला जी का बच्चों भोपाल में एक मंदिर है, मैं अभी पिछले साल ही गया था, ठीक है, बिरला मंदिर उसको बोलते हैं, बहुत अच्छा मंदिर। उसमें मतलब पुरानी जो पेंटिंग्स हैं, जो पुरानी स्कल्पचर्स है, जो मूर्तियां हैं, वो आपको वहां पर मिल जाएंगी। पुराने क्वाइंस हैं, पुराने टूल्स हैं, जो औजार हैं, जो हथियार हैं, वो सब आपको वहां पर बिरला मंदिर में मिल जाएंगे। भोपाल में है ये, मैं पिछले साल गया था मैंने, ठीक है। बहुत अच्छा इन्होंने बना रखा है, बहुत अच्छा, मतलब उसकी देख रेख कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जीडी बिरला है, इन्होंने भी, ठीक है। मद्रास के कुछ सौदागर जो वर्मा वर्मा मतलब क्या है बच्चों? वर्मा का मतलब है म्यांमार। आज का जो म्यांमार है ना, वही वर्मा है, ठीक है। याद रखना ये सब चीजें, ठीक है। मध्य पूर्व तथा पूर्वी अफ्रीका से व्यापार करते थे। उन्होंने भी क्या है, फैक्ट्रियां लगा ली,
कुछ इन्होंने भी लगा ली। फिर देखो कुछ वाणिज्यिक समूह जो भारत के भीतर ही व्यापार करते थे, इन्होंने भी फैक्ट्रियां क्या है बच्चों लगा ली। तो इस तरीके से क्या है कुछ बहुत सारे जो कुछ उद्योग पैसे भारत में जिन्होंने अलग अलग व्यापार भारत के लोगों ने जो अलग अलग तरीके से जो जहां जहां से व्यापार कर रहे थे उससे पैसा कमाया, और पैसा कमा कर क्या है भारत में क्या है उद्योग फिर खोले उन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मजदूर कहां से आ रहे थे बच्चों इन उद्योगों के लिए? तो बच्चों मजदूर कहां से आएंगे? ज्यादातर मजदूर आसपास के जिलों से आते थे। जैसे उदाहरण के लिए बंबई के सूती कपड़ा मिल में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर पास के रत्नागिरी जिले में थे। अब रत्नागिरी जिला कहां है बच्चों? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में आप देखोगे कि जो जैसे ये महाराष्ट्र है, ये जैसे मान लो महाराष्ट्र है, ऐसे ही महाराष्ट्र कुछ यहां पर बच्चों क्या है रत्नागिरी है। ठीक है, तो रत्नागिरी में बच्चों क्या है यहां पर एक कपड़ा मिल लगाई गई थी। ठीक है, सूती कपड़ा मिल लगी थी। वहां पर क्या है कहां से आते थे लोग? तो रत्नागिरी के पास से आते थे। जिन किसानों कारीगरों को गांव में काम नहीं मिलता था वे औद्योगिक केंद्रों की तरफ जाने लगे थे। जाहिर सी बात है भाई, जैसे आज भी बहुत सारे लोग गांव में जो खेती किसानी करते हैं, खेती किसानी में उनका काम गुजारा नहीं चलता है और पूरे सीजन काम नहीं मिलता है, तो बहुत सारे लोग क्या है गांव से शहर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें काम की तलाश में। तो बहुत सारे लोग क्या है काम की तलाश में भी क्या है शहर जाते हैं, और वही लोग क्या करते हैं उद्योगों में क्या है श्रमिक बनकर मजदूर बनकर क्या है काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा था बच्चों मजदूरों की प्राप्ति हो रही थी। एक तो जहां पर उद्योग खोले जा रहे थे वहीं के आसपास लोग जो है वहां मजदूर हो रहे थे। दूसरा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांव से आते थे शहरों में नगरों में, नगर में वो आते थे क्योंकि काम करने, तो वो भी क्या है श्रमिक और मजदूर बनकर क्या है काम कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो 19वीं सदी में भारतीय मजदूरों की दशा क्या थी? मजदूरी दशा देखो 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 मजदूर काम करते थे। 1946 का यह संख्या 1946 में यह संख्या बढ़कर 24,36,000 हो चुकी थी। यानी सोचो कितना ज्यादा हो चुके थे। ठीक है, मात्र 45 सालों में आप देख लो कि लगभग 5 गुना बढ़ गए रोजगार। ठीक है, अब देखो ज्यादातर मजदूर अस्थायी तौर पर रखे जाते थे। अस्थायी तौर पर मतलब टेम्परेरी, मतलब जब तक उनकी जरूरत होगी तब तक उनको रखेंगे और जैसे जरूरत खत्म उनको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, फसलों की कटाई के समय गांव लौट जाते थे। बहुत सारे आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जैसे मान लो अभी चल रहा है रबी की फसल, जैसे गेहूं का उत्पादन कर देंगे, वो गेहूं लगा देंगे, गेहूं की बो देंगे। अब गेहूं की बो देने के बाद लगभग 3 महीने तक उनके पास कोई काम नहीं शहर गांव में, तो वो क्या करते हैं शहर चले जाते हैं। शहर में क्या करेंगे तो मिस्त्रीगिरी करेंगे, लेबरई करेंगे, ठीक है, रिक्शा चलाएंगे, इस तरीके अलग अलग काम क्या है करेंगे। कोई उद्योग में भी लग जाएगा, कोई फैक्ट्री में भी लग जाएगा। लेकिन जैसे ही चैत का महीना आएगा, जैसे मार्च अप्रैल का महीना आएगा चैत, उस समय क्या होता है फसल गेहूं की कटाई करनी होती या सरसों की कटाई करनी होती, तो अब उनके लिए क्या है मजदूर, अब वो क्या करते हैं फिर गांव भाग जाते हैं लोग। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या है गांव भाग जाते हैं। तो ये क्या है बच्चों, ये कुछ लोग कुछ समय तक काम करेंगे फिर गांव चले जाएंगे। ठीक है, फिर तो नौकरी मिलना कठिन था। जाहिर सी बात है भाई, आज भी अगर आप देख लो कि शहरों में नौकरी मिलना बहुत कठिन है। अगर आसान होता तो लोग आराम से नौकरी कर रहे होते हैं। जॉबर मजदूरों की जिंदगी को पूरी तरह नियंत्रित करते थे। जॉबर मतलब कौन होते थे? जैसे मान लो कोई उद्योग है, ध्यान सुनना बच्चों, जैसे कोई उद्योग है, ठीक है, मान लो ये उद्योग है, और कौन सा उद्योग है? ये सूती कपड़ा मिल है। ठीक है, ये क्या है बच्चों? सूती कपड़ा मिल है। ठीक है, अब इसमें मान लो इसमें सिलाई करने वालों की जरूरत है। ध्यान सुनना बच्चों, यहां पर सिलाई, इसमें क्या है सिलाई करने वालों की क्या है जरूरत है। सिलाई करने वालों की क्या है बच्चों जरूरत है। अब ये ठीक है, जरूरत वालों की क्या है बच्चों जरूरत है। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, ये उद्योग जो सूती कपड़ा का जो मिल का जो मालिक है वो नहीं ढूंढेगा, वो क्या करेगा एक व्यक्ति को क्या है लगा देगा, एक व्यक्ति को लगा देगा जो क्या करेगा उसके उद्योग के लिए है क्या है बच्चों मजदूर लेकर आएगा। उसके उद्योग के लिए क्या मजदूर लेकर आए, जो ये मजदूर लेकर आ रहा है उद्योग के लिए उसी को क्या बोलते हैं जॉबर। उसी को क्या बोलते हैं जॉबर। मतलब जॉबर क्या करता है लोगों की हायरिंग करता है उद्योग के लिए या मील के लिए। क्या कर रहा है वो एक अधिकारी है मील का एक अधिकारी है जो क्या कर रहा है जो लोगों को मजदूर के अपने यहां काम में लगाने के लिए है। ठीक है, तो ये होता है। अब देखो जॉबर मजदूरों की जिंदगी को पूरी तरह नियंत्रित करते थे। फिर देखो जॉबर कौन थे, तो देखो उद्योगपतियों ने मजदूरों की भर्ती के लिए जॉबर रखा था। मैंने बताया अलग से, जॉबर कोई पुराना विश्वस्त कर्मचारी होता था इन्हीं के उद्योग, इन्हीं के मिल का, इसी का इंडस्ट्री का। ठीक है, यही होता है। वह गांव से लोगों को लाता था, गांव से लाता था, काम का भरोसा देता था तथा शहर में बसने के लिए मदद देता। जॉबर
मदद के बदले पैसे व तोहफा की मांग करने लगा। अब ये जाहिर सी बात है भाई, गांव के लोगों को काम चाहिए और ये काम दिला सकता है, तो गांव के लोगों से क्या है, ये परसेंटेज पैसा, या कह लो कि शुरुआत की 15 दिन की जो जॉब पैसा है वो हमें देना होगा। ऐसा होता है ना, आज भी बहुत सारे लोग शहर में जो है कुछ लोग ऐसा काम करते हैं कि मान लो किसी को जॉब दिलानी है तो कहेंगे हम आपको इस फैक्ट्री में जॉब दिला देंगे, लेकिन आपको शुरुआत पहले महीने के 15 दिन की बराबर की सैलरी क्या हमें देनी होगी। ये कौन है बच्चों, ये जॉबर हो गए, जॉबर हो गए, ठीक है। चलो अब औद्योगिक विकास का अनूठापन, कैसे हमारे औद्योगिक विकास उद्योगों का क्या है विकास हुआ, किस तरीके से हुआ, इसको समझते बच्चों। अब देखो, भारत में औद्योगिक उत्पादन पर वर्चस्व रखने वाली यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों की कुछ खास तरह के उत्पादकों में ही दिलचस्पी थी, कुछ खास तरह को, जैसे बच्चों सूती कपड़ा मिल है ना, सूती कपड़ा का उत्पादन करना, उसका नील का उत्पादन करना, अफीम का उत्पादन करना, इन सब पर ही क्या इनकी ज्यादा थी। उन्होंने उपनिवेशिक सरकार से सस्ती कीमत पर जमीन लेकर चाय व कॉफी के बागान लगाए, और हाँ चाय और कॉफी बच्चों सॉरी, और खनन, नील व जूट, मैंने बताया व्यवसाय में पैसे का निवेश किया। इनमें से ज्यादातर ऐसे उत्पाद थे जिनकी भारत में बिक्री के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से निर्यात के लिए आवश्यक थी। मैंने क्या बताया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक व्यापारिक कंपनी थी और उसको ये पता था कि पूरे विश्व में किस चीज की ज्यादा मांग है, तो वो भारत के लोगों के लिए उत्पादन नहीं कर रही थी, बल्कि भारत में उत्पादन इसलिए करवा रही थी ताकि वो दुनिया के अन्य देशों में क्या है अपनी चीजों को बेच सके। इसलिए वो ऐसी वस्तु का उत्पादन करवाती थी भारत में जिनका बाहर मांग हो या डिमांड हो, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको क्या कहते हैं, चाय, कॉफी, नील, जूट, कपास का उत्पादन, ये सब क्या बच्चों, ये भारतीय, ये क्या है, इनको व्यापारिक फसलें कहा जाता है। व्यापारिक फसलें यानी ये ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए क्या है, इनका उत्पादन किया जाता है। तो ये हो रहा था, ठीक है। अब देखो, भारतीय व्यवसायियों ने वे उद्योग लगाए, ठीक है, जो मैनचेस्टर उत्पाद से प्रतिस्पर्धा नहीं करते थे, मतलब जो मैनचेस्टर में जिस चीज का उत्पादन नहीं होता था, ठीक है। जैसे मैनचेस्टर क्या है, सूती कपड़े का कर रहा है, तो भारतीय लोगों ने इसका नहीं लगाया, ठीक है। उदाहरण के लिए धागा, जो कि आयात नहीं किया जाता था, तो कपड़े की बजाय धागे का उत्पादन किया गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है बच्चों, धागे का क्या है, इन्होंने उत्पादन करने लगा। अब देखो, 20वीं सदी के पहले दशक में भारत में औद्योगिकरण का ढर्रा बदल गया, धीरे धीरे क्या है इसका ढर्रा बदल गया। अब देखो क्या हो रहा, स्वदेशी आंदोलन लोगों को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। मैंने आपको बताया कि जैसे ही 20वीं सदी, अब 20वीं सदी की मतलब क्या कर रहे हैं बच्चों हम, तो 1901 से की लेके की बात कर रहे हैं। हालांकि बच्चों ये बात हम बता दें आपको, 1857 के बाद, 1857 में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लगातार भारत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो ज्वाला है वो लगातार जलती रही, ठीक है। समय समय पर क्या है अंग्रेजों के खिलाफ क्या आंदोलन होते रहे, लेकिन 20वीं सदी में अगर आप बात करोगे 1900 के बाद बच्चों, ये बहुत तेजी से आंदोलन होने लगे। और इस आंदोलन के तहत जो वहां के जो भारतीय जो क्रांतिकारी थे, जो भारत के जो आंदोलनकारी थे, वो ब्रिटिश सरकार से, या हाँ ब्रिटिश सरकार से क्या है इस चीज के लिए बोल रही थी कि आप भारत में बाहर से आने वाली किसी भी वस्तु पर क्या है आयात शुल्क लगाएं, ताकि क्या है भारत के जो उद्योगपति हैं, जो भारत के उद्योग हैं, उनको संरक्षित किया जा सके, ठीक है। ये इस चीज को लेकर क्या है उन्होंने शुरू कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा भारत में, जैसे बच्चों 1905 में स्वदेशी आंदोलन चला, ध्यान सुनना बच्चों, 1905 में स्वदेशी आंदोलन चला। उस स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ, उन्होंने कहा, आंदोलनकारियों ने कहा कि स्वदेशी अपनाओ और क्या है विदेशी का बहिष्कार करो। विदेशी का बहिष्कार का मतलब क्या है, विदेशी शिक्षाओं का बहिष्कार करो, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो, विदेशी विचार का बहिष्कार करो। इस तरीके क्या है उन्होंने बहिष्कार की नीति अपनाने लगी, ठीक है। और इसका फायदा यह हुआ कि बच्चों उस समय बहुत सारे लोगों ने भारत में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू किया, और जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू हुआ तो जो भारत में उत्पादित होने वाली जो वस्तु थी उनकी जो है मांग बढ़ी, स्वदेशी वस्तु की मांग बढ़ी। और जब स्वदेशी वस्तु की जब मांग बढ़ेगी तो भारत के जो उद्योगपति हैं उनको क्या है फायदा मिलेगा, और भारत में उद्योगों को लगाने में क्या है सहूलियत होगी। लोग जो है भारत में उद्योग लगाने में पैसा लगाएंगे अपना, ठीक है। तो ये होने लगा। अब देखो, औद्योगिक समूह अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए संगठित हो गए और उन्होंने आयात शुल्क बढ़ाने, मैंने क्या बताया, आयात शुल्क लगाने और साथ में बढ़ाने तथा अन्य रियायतें देने के लिए सरकार पर दबाव डालना शुरू किया, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से। आगे देखो,
भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागे का भारत के हाथ करघा बुनकर इस्तेमाल करते थे या उन्हें चीन को निर्यात कर दिया जाता था? ठीक है, इसमें कोई समस्या तो है नहीं, बहुत देर से यही समझा रहा हूं। देखो 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में भी कमी आने लगी थी। चीनी बाजारों में चीन और जापान की मिलों के उत्पाद छा गए। ठीक है, क्योंकि इस समय तक आते आते आप देखो कि जापान, जर्मनी, फ्रांस, ये सब भी क्या है बच्चों, ये एक बड़े उद्योगपति देश बनकर उभरे, एक औद्योगिक देश बनकर उभरे। और इन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी विश्व में अपने देशों के अपने देश में मशीनों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को क्या है दूसरे देशों में निर्यात करना शुरू कर दी। सॉरी क्या कहते हैं, निर्यात करना, हाँ निर्यात करना शुरू कर दिया। अब उसी क्रम में जापान क्या है चीन में अपनी वस्तुओं को बेच रहा था, भारत में भी हो रहा था शुरू। ठीक है, तो ये भी था। इस वजह से भारत में कपड़ा उत्पादन शुरू हुआ। 1900 से 1912 के बीच सूती कपड़े का उत्पादन दुगना हो गया। भारत में क्या है, सूती कपड़े का क्या है उत्पादन भारतीय लोग कर रहे थे। अब देखो प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में औद्योगिक उत्पादन को तेजी से बढ़ाया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, यूरोप के बहुत सारे जो चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, या हम बात करें अमेरिका हो, या हम बात करें रूस हो, ये सब देश क्या है प्रथम विश्व युद्ध में उलझे हुए थे। अब जब प्रथम विश्व युद्ध में लोग लगे हुए थे तो इनके यहाँ उत्पादन कम हुआ। जब उत्पादन कम होगा तो भारत में ये लोग निर्यात भी कम करेंगे। भारत में क्या करेंगे, अपनी वस्तुओं का निर्यात भी कम करेंगे। ठीक है, भारत में क्या कर रहे हैं, भारत क्या करेगा, भारत में अपनी वस्तु को क्या है कम निर्यात करेंगे। अब जब भारत में कम वस्तुओं का निर्यात होगा तो फिर क्या है बच्चों, तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या है भारत के लोगों को एक अवसर मिलेगा कि अपने यहां उत्पादन बढ़ा दिया जाए। और प्रथम विश्व युद्ध के समय यही हुआ बच्चों, भारतीय लोगों ने क्या है उत्पादन बढ़ाया। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन से आने वाला जो सूती कपड़ा था और भी जो सामान थे उनकी जो है निर्यात क्या है कम हो गई भारत में। देखो युद्ध के बाद भारतीय बाजार में मैनचेस्टर को पहले वाली हैसियत कभी हासिल नहीं हो पाई। और युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी बच्चों क्या है भारत में फिर क्या है दोबारा ये क्या है उठ खड़े नहीं हो पाए, क्योंकि फिर क्या है भारतीय लोगों ने अपना वर्चस्व जमा लिया था, अपना पैर क्या है बच्चों उद्योगों ने क्या है जमा लिया था। अब देखो आधुनिकीकरण ना कर पाने और अमेरिका, जर्मनी व जापान के मुकाबले कमजोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। प्रथम विश्व युद्ध में बच्चों क्या है ब्रिटेन को इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि उसको अमेरिका से एक तो लोन लेना पड़ा, उसके उद्योगों को नुकसान हुआ। ठीक है, और उसके पैरेलली कुछ नई महापावर शक्तियां उभर कर आ गई, जर्मनी, जापान, अमेरिका, ये सब शक्तियां क्या है अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रिटेन को क्या है प्रतिस्पर्धा देने लगी। अब इससे क्या हुआ, भारत जो ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था थी वो धीरे धीरे क्या है सिकुड़ने लगी, और ब्रिटेन का जो एकाधिकार था पूरे विश्व पर वो क्या है धीरे धीरे कम होने लगा। अब देखो उपनिवेशों में विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजार पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत बना ली। मैंने बताया ना प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या है ये स्थिति एकदम से बदल गई बच्चों। चलो आगे, लघु उद्योगों क्या है बच्चों बहुतायत हुई। अब 20वीं सदी में क्या है जब राष्ट्रीय आंदोलन चला तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान क्या है बहुत सारे भारत में क्या छोटे छोटे उद्योग लगने शुरू हो गए थे, क्योंकि नारे लग रहे थे कि विदेशी बहिष्कार और स्वदेशी अपनाओ, विदेशों का बहिष्कार, विदेशी चीजों का बहिष्कार करो और स्वदेशी को अपनाओ, ये नारे लग रहे थे। अब इसका फायदा उठाकर क्या है बहुत सारे छोटे छोटे उद्योगपति जो है अपने उद्योग खोल रहे थे। ठीक है, अब देखो युद्ध के बाद फैक्ट्री उद्योगों में लगातार इजाफा हुआ, लेकिन अर्थव्यवस्था में विशाल उद्योगों का हिस्सा बहुत छोटा था, ये बात भी है। लगभग 67% बड़े उद्योग बंगाल और बंबई में थे। आप देख लो कि बड़े उद्योग नहीं लगे हमारे भारत में, मतलब कुछ ज्यादा बड़े जैसे जमशेदजी टाटा हैं या बिरला जी हैं, इन ये बड़े बड़े उद्योग हैं, लेकिन ये पूरे भारत में इनका छोटा नहीं था, कुछ कुछ क्षेत्रों में ये प्रभावशाली थे। तो ज्यादातर जो उद्योग लगे वो छोटे छोटे उद्योग लगे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय पर देश के बाकी हिस्सों में लघु उद्योग का बोलबाला था। कामगारों का एक बहुत छोटा हिस्सा ही रजिस्टर्ड कंपनियों में काम करता था। 1911 में यह शेयर 5% था और 1931 में 10%। ठीक है, तो ये बात हो गई। 20वीं सदी में हाथ से होने वाले उत्पाद में इजाफा हुआ। ठीक है, हथकरघा उद्योग में हथकरघा उद्योग में लोगों ने टेक्नोलॉजी को अपनाया। बुनकरों ने अपने करघों में फ्लाई शटल का इस्तेमाल करना शुरू किया। फ्लाई शटल क्या है बच्चों, आगे मैं दिखाता हूं आपको, यहां पर देखो फ्लाई शटल क्या है, रस्सी और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ये फ्लाई शटल का एग्जांपल है, जो रस्सी और पुलियों के जरिए चलाने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए यूज हो रहा है। अब देखो
1941 तक आते आते भारत के 35% से अधिक हथकरघों में फ्लाई शटल लग चुका था। त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन और बंगाल जैसे मुख्य क्षेत्रों में तो 70 और 80% हथकरघों में फ्लाई शटल लगे हुए थे। तो ये सब क्या है, भारतीय लोग भी क्या है, नई प्रौद्योगिकी को क्या है, इस्तेमाल करने लगे थे। और हथकरघा जो हाथ से निर्मित जो सूत काटने वाला जो भी चीज, उसके लिए क्या है, फ्लाई शटल का ये क्या है बच्चों, यूज करने लगे थे। इसके अलावा और भी कई नए सुधार हुए जिससे हथकरघा के क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ गई। ठीक है, तो बड़े बड़े उद्योग नहीं लगे, छोटे छोटे उद्योग विकसित फिर से होने लगे और उसी में क्या है, नई प्रौद्योगिकी का क्या है, ये लोग इस्तेमाल करने लगे भारत के लोग। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, वस्तुओं के लिए बाजार की बात करते हैं। वस्तु के लिए जब हम बाजार की बात करते हैं बच्चों, देखो वस्तुओं का अगर उत्पादन हो रहा है, जैसे आज भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, तो वस्तु के उत्पादन के साथ साथ वस्तुओं को मार्केट में बेचना भी है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है वस्तुओं को बेचने में, क्योंकि मार्केट में कोई तुम ही एक व्यापारी तो हो नहीं, ठीक है, जिसका एकाधिकार हो, जो सिर्फ उसी का बाजार में सिर्फ तुम ही हो, कोई और तुम्हारे सामने खड़ा नहीं है, तो तुम्हारी वस्तु आराम से बिक जाएगी। लेकिन क्या है, जिस समय की जब हम बात कर रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध के बाद के समय की, उस समय क्या था, दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े व्यापारी आ चुके थे, दुनिया के कई देश औद्योगिक देश में विकसित हो चुके थे। तो अब यह था कि ब्रिटेन के लोगों के सामने यह चैलेंज था और उनके सामने एक प्रतिस्पर्धी लोग खड़े थे और इनके सामने यह चैलेंज था कि अपने वस्तु को किस तरीके से बेचा जाए। तो बेचे जाने के लिए क्या है, वस्तु को क्या है, ग्राहकों की सोच के अकॉर्डिंग क्या है, उसको बनाना होगा, उनके सोच के अकॉर्डिंग उनको हमको भी सोचना होगा ताकि वो किस तरीके की चीजें खरीदना चाहते हैं। तो ये क्या है, उसके लिए क्या वस्तु में क्या है बच्चों, बाजार विकसित किए गए। ठीक है, अब देखो जब नई चीजें बनती हैं तो लोगों को उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित भी करना पड़ता है। मैंने बताया लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उस उत्पाद की जरूरत है। आज भी देख लो बच्चों, क्या है, आज मार्केट में लोगों की जरूरत को क्रिएट किया जा रहा है। लोगों को जरूरत नहीं है लेकिन जरूरत बनाई जा रही है, ताकि और जरूरत बनाकर क्या है, वस्तु को बेचा जा रहा है। ऐसी उस समय भी क्या था, जब वस्तुएं हैं तो वस्तु में क्या है, लोगों की जरूरत क्या है, बनाना पड़ेगा। फिर देखो क्या हुआ, इसके लिए क्या किया गया बच्चों, तो ग्राहकों को रिझाने के लिए उत्पादक कई तरीके अपनाते थे। क्या अपनाते थे, तो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन एक जाना माना तरीका है। ये तो हम भी जानते हैं। आज भी अगर मान लो, जैसे आप देखो कि कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे फेयर एंड लवली का, फेयर एंड हैंडसम का, ठीक है, और बहुत सारे ऑयल का, माने कितनी क्रीम्स का, स्पोर्ट्स का, या जूते हैं, इन सबका क्या है बच्चों, आप देखो एडवर्टाइजिंग आती है कि नहीं आती। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, कोई कोहली कर रहा है, कोई सचिन तेंदुलकर कर रहा है, कोई शाहरुख खान है, कोई अमिताभ बच्चन जी, ये क्या कर रहे हैं, ये प्रमोशन कर रहे हैं, ये विज्ञापन है कि नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोगों को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक विज्ञापन का तरीका हो गया। अब देखो 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक उत्पादकों ने अपने उत्पादों को मशहूर बनाने के लिए कैलेंडर बांटने भी शुरू कर दिए। जैसे आज भी आप देखो बच्चों, बहुत सारे लोग जो है आपको कैलेंडर बांटते हुए मिल जाएंगे। कैलेंडर इसलिए नहीं बांटते कि वो चाहते हैं कि तुम रोज डेट देखो, वो इसलिए चाहते हैं कि उनकी वो जो उत्पाद कर रहे हैं, उस उत्पाद की उसमें पेंटिंग होगी, उसमें लिखा होगा फला फला दुकान है, और वो अपने जो वस्तु की जो मार्केटिंग है वो कर रहे हैं। ठीक है, ताकि लोगों तक अपनी पहुंच को बढ़ा रहे हैं। तो ये भी करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, आगे देखो क्या करें, मैनचेस्टर के उत्पादक, यानी इंग्लैंड में जगह मैनचेस्टर, अपने लेबल पर उत्पादन का स्थान जरूर दिखाते थे। क्योंकि बच्चों क्या था, जैसे मेड इन मैनचेस्टर, क्योंकि एक ब्रांड है। जैसे अगर हम कहते हैं कि आज एप्पल है, अब जो आईफोन है, आईफोन में क्या है, वो बताता है कि ये लोगो है, ये है, तो इसको देखकर लोग पहचानते हैं और एक क्लास है, लोगों को इसको पसंद है इसकी, इसीलिए। तो उस समय भी क्या था बच्चों, जहां पर वस्तुएं बन रही थी, कुछ जगह ऐसी थी जो फेमस थी और जहां से बनकर आ रही थी, अगर वो लोगो वहां का लगा है, यहाँ का नाम लिखा है, तो लोग उसको ज्यादा खरीदते थे। इसी तरीके के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, वो क्या कर रहे थे, मैनचेस्टर, मेड इन मैनचेस्टर लिखते थे वस्तुओं पर, जो भी वस्तु उत्पाद होता था उस पर क्या है, मेड इन मैनचेस्टर लिखते थे। ठीक है, मेड इन मैनचेस्टर का लेबल क्वालिटी का प्रतीक माना जाता था। इन लेबल पर सुंदर चित्र भी होते थे। इन चित्रों में अक्सर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर होती थी। क्यों होती थी, देखो यहां पर लिखो, सनलाइट बच्चों एक साबुन है, एक सोप है, जिस पर क्या है, इस पर देखो क्या है, देवी जी की मूर्ति लगी। क्यों, क्योंकि भारतीय लोगों को अट्रैक्ट करना है, आकर्षित करना है, आकर्षित करना है। ठीक है, तो ये है।
स्थानीय देवताओं से तारतम्य बनाने का यह एक अच्छा, सॉरी, स्थानीय लोगों से तारतम्य बनाने का एक अच्छा तरीका था। किसी अखबार या पत्रिका की तुलना में एक कैलेंडर की सेल्फ लाइफ होती थी। यह दूसरे साल तक ब्रांड रिमाइंडर का काम करता था। देखो कैलेंडर क्या होता है बच्चों, मान लो 2023 का कैलेंडर, अभी जैसे 2024 है, सॉरी 2024 का कैलेंडर है, अब वो 2025 में तो काम का नहीं रहेगा, लेकिन शुरुआत अगली साल जब आप रहोगे तो मार्केट में बहुत सारे लोग आपको फिर फ्री में कैलेंडर बांटते हुए दिखेंगे। ये क्यों? आपको रिमाइंड कर रहे हैं, कि हमारी वस्तु है, हमारा प्रोडक्ट है, आप यहां से खरीद सकते हो। और आप एक कमरे में आप जब कैलेंडर लगाओगे तो रोज उसको देखोगे तो आपको कभी ना कोई ध्यान आएगा कि चलो भाई उसकी दुकान से ये चीज खरीद लें, क्योंकि वहां मिलता है। तो ये रिमाइंडर का काम करता था, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो कि बच्चों क्या है, लोगों को आकर्षित करने का ये एक तरीका था, ठीक है। आकर्षित करने का क्या है बच्चों, एक तरीका था, ठीक। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, ठीक। आगे देखो, इसको लिख लो, इसको पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर हमारे आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्पादक अपने विज्ञापनों में अक्सर राष्ट्रवादी संदेशों को प्रमुखता देते थे ताकि अपने ग्राहकों से सीधे तौर पर जुड़ सके, ठीक है। जैसे भारत में जो रतन टाटा हैं, जीडी बिरला जी हैं, ठीक है, कावासाकी जी हैं, ये सब क्या करते थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रतीक हैं या जो भारत में जो राष्ट्रवादी चेतना को जगाने के जो प्रतीक है, वो क्या है अपने उत्पादों पर लगाते थे ताकि उनका जो है उत्पाद बिचे। तो इस तरीके से क्या है, लोगों को आकर्षित करने के लिए क्या कर रहे थे, ये अलग अलग तरीके से अपनाए जा रहे थे, ठीक है। अलग अलग तरीके तरीके क्या है अपनाए जा रहे थे। ठीक है बच्चों, आगे तो ये चैप्टर होता है फिनिश, ठीक है बच्चों। देखो मैंने कहा था कि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबी है और थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है बच्चों को, क्योंकि एक ही चीज को बार बार बताओ, और ऐसा तो है नहीं कि कहानी है तो, लेकिन फिर भी मैंने आसान तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास किया और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। और बच्चों का क्लास में मजा आता है और क्लास में चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट करके बताया करें कि हमें कैसी लगी क्लास, क्योंकि आप लोगों के कमेंट जो है हमें मोटिवेट करते हैं और हमें एक ऊर्जा प्रदान करते हैं। एक अलग तरीके की ऊर्जा आती है आपके कमेंट से, एक अच्छे कमेंट से, ठीक है, जो हमें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज कमेंट किया करें, और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और दूसरे तक इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें, ठीक है। तो बस हम लोगों की जिम्मेदारी है पढ़ाने की, और हम लोग आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों के पर बस एक थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वीडियो को ज्यादा तक शेयर करें, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और ठीक है, ज्यादा इधर उधर मत भटको। अभी समय आ गया है कि जब हम एक युद्ध में उतर जाएं, मतलब यह है कि पढ़ाई एकदम युद्ध क्षेत्र की तरह होनी चाहिए अब, क्योंकि काफी समय नहीं रहेगा बोर्ड के समय अगर देखो तो बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया। तो अब अगर सीरियस नहीं हुए तो बच्चों क्या है, फिर बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है आपको। तो अभी से सीरियस हो जाओ, अभी अगर आप अभी भी सीरियस हो जाओगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। रेगुलर पढ़ाई करो, रिवीजन करो, अच्छे से एनसीईआरटी को रीड करो, क्वेश्चंस लगाओ, एमसीक्यू लगाओ। कोई परेशानी होती है तो कमेंट में करके पूछो कि सर ये परेशानी हो, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन करने का या उसका कुछ भी ऐसा जो हमारे पास होगा जो हम कर सकते हैं वो हम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के अपना ध्यान रखो। जुड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।